10 मिले नहीं खुला। आज आवाज़ डिफरेंट नहीं हुई है या मुझे लग रही है? अच्छा जी, वाईफाई खोलो, डेटा आएगा। तो लास्ट क्लास में हमने गार्डरेल्स को इम्प्लीमेंट करके और उनकी थ्योरी हमने देखी थी। खुद ही कनेक्ट होता है। गार्डरेल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एजेंट्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक लगाता है। देन हमने जो है वो गार्डरेल्स में देखा कि हमारे पास दो किस्म के गार्डरेल्स होते हैं, इनपुट गार्डरेल्स एंड आउटपुट गार्डरेल्स। अभी जाना से दुकान ठीक हो गया जी। हमने देखा कि इनपुट गार्डरेल्स का मतलब होता है जो गार्डरेल्स यूजर के इनपुट पे चले। अगर कोई भी दूसरा काम आपके एजेंट से करवाया जाए तो यानी जब यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा तब जो है वो आपका इनपुट गार्डरेल एक्शन लेगा। अगर आपका इनपुट, आपका प्रॉम्प्ट वैलिड है, जिसके लिए एजेंट बनाया उसी के लिए अगर वो प्रॉम्प्ट है तो देन इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके एजेंट से कुछ ऐसा काम करवाया जा रहा है जिसके लिए वो बना ही नहीं है तो फिर इनपुट गार्डरेल ट्रिगर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। फिर हमने ये 3 स्टेप को डिस्कस भी किया था, इनकी थ्योरी भी हमने सुनी थी और इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करके हमने देखा था कि इनपुट गार्डरेल सबसे पहले उसको वो प्रॉम्प्ट रिसीव होता है जो आपके एजेंट को होता है। ऑफ कोर्स जो प्रॉम्प्ट आपके एजेंट को जाएगा वो आपके इनपुट गार्डरेल को भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट गार्डरेल कहाँ पर होता है? आपके एजेंट के बीच में, यूजर के प्रॉम्प्ट के और एजेंट के बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसको हम कहते हैं इनपुट गार्डरेल। ठीक हो गया जी। अगर मेरा प्रॉम्प्ट एजेंट के लिए है तो देन इट्स फाइन, दैट्स ओके। लेकिन अगर मेरा प्रॉम्प्ट यूजर एजेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा? इनपुट गार्डरेल ट्रिगर हो जाएगा। कैसे ट्रिगर होगा? कौन सी? ट्रू और फॉल्स की वैल्यू कहां पर? ट्रिप वायर ट्रिगर के अंदर मेरे पास ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आती थी। ये रहा वो चीज, ये रहा मेरा इनपुट गार्डरेल। और इनपुट गार्डरेल किस फॉर्म में होता है? फंक्शन के फॉर्म में होता है। इनपुट गार्डरेल किसके फॉर्म में होता है? फंक्शन के फॉर्म में होता है। जैसे हमारे पास फंक्शन अंडरस्कोर टूल होता था वैसे ही हमारे पास इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल भी होता है। अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है तो इट मींस मेरे एजेंट ने मेरे इनपुट गार्डरेल ने मेरे एजेंट को मिसयूज होने से बचा लिया। अगर फॉल्स है तो इट मींस मेरे एजेंट से वही काम करवाया जा रहा है जिसके लिए वो बना। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने बनाया था एक एजेंट बेस्ड गार्डरेल जो कि आसानी से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आज फिर हमने देखा था आउटपुट गार्डरेल। आउटपुट गार्डरेल और इनपुट गार्डरेल में जो है वो कोड इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फंक्शंस होते हैं, दोनों डेकोरेटर्स होते हैं और दोनों हमने एजेंट बेस्ड इनपुट गार्डरेल देखा और आउटपुट गार्डरेल भी हमने एजेंट बेस्ड ही देखा। ठीक हो गया जी। और दोनों में ट्रिप वायर ट्रिगर की हमारे पास की थी और जब भी दोनों में से ट्रू होगा तो इट मींस हमारे एजेंट ने या हमारे इनपुट ने सही से परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, अब हम आते हैं उस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए और ये आपके एग्जाम और क्विज के लिए भी ज़रूरी है। ठीक हो गया। फिर आपको होमवर्क भी दिया था 2-3 आपने, शायद 3 आपने जो है वो इनपुट गार्डरेल्स बनाने थे। आउटपुट गार्डरेल्स हमने डिस्कस किया था, उसका कोड वैसे ही था, इम्प्लीमेंटेशन वैसी ही थी, बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस था कि इनपुट गार्डरेल चलता है यूजर के इनपुट पे, आउटपुट गार्डरेल कब चलता है? एजेंट के आउटपुट पे। फिर आपको होमवर्क भी दिया गया था। ईमानदारी से पता है किस किस ने होमवर्क कर लिया? ईमानदारी से बिल्कुल। ठीक है, वहाँ वाले हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे? शर्मा रहे हैं या किया नहीं है? किया नहीं है। वेरी नाइस।
यहाँ पे दोबारा हैंड रेस करें इस साइड वाले, ठीक है। अच्छा, अभी भी आप लोगों के पास गिटहब रिपोजिटरी में हर चीज़ रखी हुई है, टाइम अभी भी है, तो इससे पहले आप लोग जो है वो काफ़ी पीछे रह जाएं, तो आप लोग जो है वो कॉन्सेप्ट को और होमवर्क को कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लें और होमवर्क को अटेम्प्ट कर लें। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्विज के लिए भी ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी उसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हमने क्या देखा कि इनपुट गार्डरेल्स चलते हैं यूज़र के इनपुट पे। अब यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे ना, तो इनपुट गार्डरेल्स में यहाँ पे आपके पास एक नोट लिखा हुआ है। इधर तो नोट मतलब जब भी ऐसी कोई चीज़ हो ना, इट मीन्स आपको उस पर लाजमी और सबसे हट के जो है वो उस पर फोकस करना है। अच्छा, मेरे को ना ये सब पसंद नहीं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे, खोल लो मेरे सामने। पढ़ेंगे भी उसको। इनपुट गार्डरेल्स आर इंटेंड टू रन ऑन द यूजर इनपुट। ऑफ कोर्स ये तो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किया था कि जब भी यूजर इनपुट होगा तो इनपुट गार्डरेल चलेगा। नहीं, सो एन एजेंट्स गार्डरेल ओनली रन्स, यार दिमाग नहीं खराब हो जाए। so an agent guardrails only run if the agent is the first agent। अब यहाँ पे आता है हमारे पास मजीद डिस्कशन का टॉपिक। इनपुट गार्डरेल आपका चलता है यूजर के इनपुट पे, लेकिन कब चलता है? सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चलेगा जब आपका जो एजेंट हो वो फर्स्ट एजेंट हो। अब यहां पे फर्स्ट एजेंट से क्या मुराद है? सॉरी, पेरेंट या मेन एजेंट? वेरी नाइस। फर्स्ट एजेंट कहां से आया और हम किस टॉपिक को होकर गुजरेंगे या किस कॉन्सेप्ट से होकर गुजरेंगे तो फर्स्ट एजेंट हमें समझ में आएगा। आप लोगों ने हैंड ऑफ्स पढ़ा है? यस और नो? यस। हैंड ऑफ्स में क्या होता है? मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। अब फर्स्ट एजेंट समझने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों के जहनों में हैंड ऑफ्स का कॉन्सेप्ट हो। हैंड ऑफ्स क्या होता है? जब आपके पास एक क्वेरी के लिए मल्टीपल एजेंट्स हो, वो होता है हैंड ऑफ्स। हमने इसकी क्लास में भी एग्जांपल देखी थी कि एक आपके पास मेन, पेरेंट या ट्राइज एजेंट कह लें या ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट कह लें। ये वो एजेंट होता है, मेन एजेंट, जो आपकी यूजर की क्वेरी को फेस करता है, वो होता है आपका मेन एजेंट। फिर हमने बनाया था एक मेडिसिन एजेंट और एक बनाया था हमने प्लांट एजेंट। अब इसमें 3 एजेंट इन्वॉल्व है। कितने? 3 एजेंट है। हमने जो लास्ट क्लास में एग्जांपल देखी वो एक एजेंट बनाया और उसी के ऊपर हमने इनपुट गार्डरेल लगा दिया। थोड़ी भी समझ ली, कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट कर लिया, कोड भी चला लिया, लॉग्स भी देख लिए। बात सुन, मैं नहीं सुन रही लेकिन अब देख ले। अगर हैंड ऑफ्स आता है, भाई मे भी अगर मेरा एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है जिसमें हैंड ऑफ्स हो रहा हो और अगर उसमें इनपुट गार्डरेल लगाना हो तो कहाँ लगेगा और कैसे चलेगा, इसकी डिस्कशन हम अभी करेंगे। फर्स्ट एजेंट का मतलब होता है वो एजेंट जो कि यूजर की क्वेरी को फेस करे। क्या होता है फर्स्ट एजेंट? जो कि यूजर की क्वेरी को फेस करे। हमने जो एग्जांपल हैंडऑफ्स के टाइम पे बनाई थी उसमें एक ट्राइज एजेंट था, एक मेडिसिन था, एक प्लांट था। अब मुझे एक बात बताएं, मेन यूजर की क्वेरी को कौन फेस कर रहा था? ट्राइज एजेंट फेस कर रहा था। अब ट्राइज एजेंट में मैं जो भी प्रॉम्प्ट लिखूं वो एक अलग डिस्कशन है। मैं उससे प्लांट के बारे में पूछूं तो वो प्लांट का बता देगा, प्लांट एजेंट से जाके पूछ के मेडिसिन का पूछो तो मेडिसिन का बता देगा, मेडिसिन एजेंट से जाके पूछ के। अब यहाँ पे फर्स्ट एजेंट वो होता है जो यूजर की क्वेरी को प्राइमरीली फेस करे, मतलब सबसे पहले जिसके पास यूजर की क्वेरी पहुंचे वो होता है फर्स्ट एजेंट आपको।
डिलीट कर दी। इसकी एग्जांपल हम यूं समझते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था, इनपुट गार्ड्रेल्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब आप यहाँ गवर्नर हाउस में आए, एक एंट्रेंस इसकी यहाँ पर है, यहां से भी आपको चेक किया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी चेक होगी। एक एंट्रेंस इसकी वहां मेन एंट्रेंस है, वहां भी, वहां से अगर आप एंटर होंगे तो वहां से भी आपको चेक किया जाएगा। एक एंट्रेंस उसकी वहां पे भी होगी, एक वहां पे भी होगी। सपोज करते हैं गवर्नर हाउस की एक से ज्यादा 3-4 एंट्रेंस है। ठीक हो गया, ये तो समझ में आ गया। जैसे शॉपिंग मॉल में होता है, सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं होती, मल्टीपल एंट्रेंस आपकी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट एजेंट का क्या मतलब होता है, जो यूजर की क्वेरी को प्राइमरीली फेस करे। अब आप गवर्नर हाउस में एंटर हुए तो सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड का क्या मतलब है? इनपुट गार्ड्रेल है। अब आप गवर्नर हाउस में जब एंटर अगर इस दरवाजे से हुए या किसी भी दरवाजे से होंगे, आपकी चेकिंग लाजमी होगी। ऐसा ही है, यस और नो? आपकी चेकिंग लाजमी होगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप गवर्नर हाउस के अगर इस दरवाजे से एंटर हुए, इस दरवाजे से अगर एंटर हुए, तो क्या इस दरवाजे पे अगर जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या वो आपको चेक करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप जिस दरवाजे से एंटर होंगे, सिर्फ वहीं पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिर्फ वही आपको सिक्योरिटी आपकी चेकिंग होगी। अगर आप इस दरवाजे से एंटर होंगे ना, तो बाकी किसी भी दरवाजे से आपको चेक नहीं किया जाएगा। आप जिस भी दरवाजे से एंटर हो, सिर्फ उस ही दरवाजे से आपकी चेकिंग होगी। आप अटेंडेंस लगाते, सपोज मार्की में आप यहां से भी एंटर होते, वहां से भी एंटर होते, यहां पे भी एक अटेंडेंस का बंदा बैठा है, वहां पर भी बैठा है। आप मार्की में जहां से भी एंटर हो जाए, आपको अटेंडेंस सिर्फ उसी दरवाजे पे लगवानी है। ऐसा नहीं कि अगर आप यहां से एंटर हो रहे हैं तो फिर आप पे लाजिम है कि वहां से भी अटेंडेंस लगना है। ऐसा तो नॉर्मली भी नहीं होता है। अगर आप यहां से एंटर हो रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आपको वहां से भी अटेंडेंस लगवानी है। जिस दरवाजे से एंटर हो, वहीं से आपकी चेकिंग होगी। तो फर्स्ट एजेंट का मतलब यही होता है कि जिस एजेंट को इनपुट मिले, जो प्राइमरीली यूजर की क्वेरी को, यूजर के प्रॉम्प्ट को फेस करे, इनपुट गार्ड्रेल सिर्फ उस ही एजेंट पे चलेगा। आई रिपीट, जिस एजेंट को प्राइमरीली सबसे पहले यूजर की क्वेरी मिलती है, इनपुट गार्ड्रेल उसी पे चलता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एजेंट। हमने हैंड ऑफ किया, मैंने अपने हैंड ऑफ से पूछा, मेरे पास एक ट्राइएज एजेंट है और एक मेडिसिन एजेंट है। मैंने अपने मेन एजेंट से पूछा, मेरा ट्राइएज एजेंट जो है वो क्या कर रहा था, यूजर की क्वेरी को फेस कर रहा था। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने डिस्कस किया अभी, ये देखें, ये मेरा ट्राइएज एजेंट है। ओके, ये मेरा क्या है? ट्राइएज एजेंट है। अच्छा, पहले आप लोग एक काम करें, फर्स्ट एजेंट क्या होता है अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। और डिस्कशन ये रही, ये रही वो एग्जांपल। अब मेन एजेंट क्या होता है? जो आपके मेन एग्जीक्यूटर फंक्शन में लगा हो ना भैया, वो होता है मेन एजेंट। ये हमारा मेन फंक्शन है, यही वो फंक्शन है जो हमारी पूरी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये मेन फंक्शन कैसे पता चला कि भाई यही फंक्शन हो सकता है मेरी फाइल में 100 फंक्शन हो? क्योंकि जो ये एक मेन फंक्शन है ना, ये एसिंक IO डॉट रन में लिखा है। और हमने डिस्कस किया कि भाई एसिंक IO डॉट रन क्या होता है, जो एसिंक्रोनसली आपके फंक्शन को चलाए। ठीक है, मजीद कहां से कंफर्मेशन ले एसिंक IO के भी अलावा? वो ये कि हमने ये क्वेरी, ये लाइन ऑफ कोड देखा था, ये सेफ्टी चेक देखा था। इसका क्या मतलब है? ये सेफ्टी चेक जिस फाइल में लगा हो, तो पाइथन को मेरे पता चलता है भाई कि ये जो है वो मेरा मेन एग्जीक्यूटर फाइल है। ठीक है, अच्छा जी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा मेन फंक्शन है। जो यूजर की क्वेरी को फेस करे, वो होता है मेरा फर्स्ट एजेंट। मैंने यहां पे लिखा
व्हाट इज द मोस्ट रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर? अब ये सवाल किसका है? मेडिसिन का है कि प्लान का है? मेडिसिन का है। मैंने कहा भैया व्हाट इज द मोस्ट रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर। अब हैंडआउट्स में हमने क्या किया था और यहाँ पर भी वही हो रहा है। कोड मैंने पहले से ही लिख लिया, जो हमने पहले लिखा था वो मैंने अभी भी लिख लिया। जस्ट टू सेव द टाइम हम सिर्फ गार्ड्रेल्स पे ही फोकस करें। कोड आप लोगों को बाय द एंड ऑफ द क्लास गिटहब रिपोजिटरी पे मिल भी जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ नया एडिशन गार्ड्रेल्स का। अच्छा जी, तो हमने ये क्या वर्क फ्लो बनाया था अपने लास्ट टाइम कि होगा क्या, मेरे जो मेन क्वेरी होगी ना वो कौन फेस करेगा? मेरा मेन या ट्राइएज एजेंट। कौन फेस करेगा? मेन या ट्राइएज एजेंट फेस करेगा। मेन या ट्राइएज एजेंट मेरा क्या करेगा? क्वेरी को फेस करेगा। तो मेरा फर्स्ट एजेंट क्या हुआ? ट्राइएज एजेंट। अब गौर से सुने, वर्क फ्लो पहले क्या बनाया था? ट्राइएज एजेंट फेस करेगा यूजर की क्वेरी को। मैंने पूछा व्हाट इज मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर, यहां पे हैंड ऑफ हो रहा है मेडिसिन एजेंट को। मेडिसिन एजेंट ये रहा मेरा। अब वर्क फ्लो दोबारा से पुराना वाला अपने जहनों में लाए। मेरी जो क्वेरी थी उसको फेस करता था मेरा ट्राइएज या मेन एजेंट, वो होता था फिर हैंड ऑफ। मेरी क्वेरी होती थी हैंड ऑफ, जवाब आता था मुझे मेडिसिन एजेंट की तरफ से। ऐसा ही था, यस और नो? बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन यहां पे अब दो एजेंट है, एक ट्राइएज एजेंट, एक मेडिसिन एजेंट। अब सवाल यह है कि इनपुट गार्ड्रेल्स कहां लगेगा? मेन ट्राइएज एजेंट में लगेगा। यहां मैंने लगा के भी रखा है मेडिसिन गार्ड्रेल। अब ये क्योंकि एक फंक्शन है तो यहां पे ये रहा मेरा मेडिसिन गार्ड्रेल, इसके ऊपर डेकोरेटर है इनपुट अंडरस्कोर गार्ड्रेल। और यहां पे मैंने इसको बता रखा है कि भाई एक गार्ड्रेल एजेंट हुआ, आप जो गार्ड्रेल हो एक एजेंट बेस्ड गार्ड्रेल हो। और यहाँ पे मैंने इसकी इंप्लीमेंटेशन कर रखी है इनपुट गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। अब गार्ड्रेल एजेंट में क्या है भैया? ये मैंने लिखा यू आर अ गार्ड्रेल एजेंट। आपको एक सेकंड कोड दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यू आर अ गार्ड्रेल एजेंट, योर टास्क इज टू कीप आई ऑन यूजर क्वेरी। यूजर क्वेरी शुड ओनली बी रिलेटेड टू मेडिसिन। ठीक हो गया जी, ये काम हमने लास्ट टाइम भी किया था। अब यहाँ पे मेरे पास प्राइमरीली 2 से 3 एजेंट है। चले एक तो गार्ड्रेल एजेंट है तो उसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ गार्ड्रेल का चेक रख रहा है। एक मेरे पास मेन ट्राइएज एजेंट है, एक मेडिसिन एजेंट है। मेरा वर्क फ्लो क्या है कि मेरी क्वेरी जाती है ट्राइएज एजेंट के पास। ट्राइएज एजेंट हैंड ऑफ करता है, अपना ही जिम्मेदारी देता है मेडिसिन एजेंट को और जवाब आता है मुझे मेडिसिन एजेंट की तरफ से। तो सवाल यह है कि इनपुट गार्ड्रेल लगेगा कहां पे? मेरा इनपुट गार्ड्रेल लगेगा कहां पे? ट्राइएज एजेंट पे। क्यों? क्योंकि ट्राइएज एजेंट मेरा वो एजेंट है जो कि प्राइमरीली यूजर की क्वेरी को फेस कर रहा है। मतलब ये मेरा फर्स्ट एजेंट है। इस कोड को अब चला के देखते हैं। इस कोड को मैंने यहाँ पे uv run main dot py, ठीक हो गया जी। कोड हमने पहले से लिखा हुआ था इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पे कोड पे सिर्फ आप लोगों को एक नज़र दिखा दिया। अब ये कोड तो पहले से भी आप चला देख सकते हैं, ये चीज़ हम पहले क्लास से देख रहे हैं। ठीक हो गया जी। इनपुट गार्ड्रेल रिक्वायर्ड ट्रिगर। अच्छा जी, आंसर आ गया मेरे पास। आई एम एन एआई एजेंट कैन नॉट प्रोवाइड मेडिकल एडवाइस। अच्छा, ये एजेंट एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, जब हम उससे इतना सेंसिटिव सवाल पूछते हैं ना तो वो अपनी तरफ से खुद डिस्क्लेमर दे देता है कि भाई मैं सिर्फ एक एआई एजेंट हूं, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं कोई दर हकीकत में डॉक्टर नहीं हूं कि मैं जो बोलूंगा आप वो मान लेंगे। अब ब्लड प्रेशर मैंने उसको पूछा तो देखें इसने फिर जवाब क्या दिया कि भाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, लो ब्लड प्रेशर भी होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर अगर 25 से 30 साल के बंदे को है तो उसकी चीजें कुछ अलग होंगी। अगर कोई एजेड बंदा है उसको अगर ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए रिकमेंडेशंस, प्रिकॉशंस कुछ अलग होंगे। तो वो सब आपको एजेंट यहाँ पे लिख के दे रहा है। अगर नहीं लिख के दे रहा और आपको चाहिए कि नहीं भाई आपका एजेंट ये काम भी करे
तो आप अपने प्रॉम्प्ट में उसको डिफाइन करें कि भाई आप एआई, क्योंकि आप अगर जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी कि भाई अगर मैं कोई मेडिकल एजेंट बना रहा हूँ तो मुझे ये हर चीज़ जहन में रखनी है कि भाई एजेंट है तो एजेंट की सुनो, लेकिन करो अपनी, क्योंकि ये दर हकीकत में क्वालिफाइड डॉक्टर थोड़ी है। अगर कोई आपसे फाइनेंशियल एडवाइस मांगता है तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगाओ कि इट डजेंट मीन कि मैं जो कह रहा हूँ 100% आपको जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, कोड चल गया, मेडिसिन एजेंट से आंसर आ गया। हमारा अभी मेन फोकस क्या है कि इनपुट गार्डरेल कहाँ चला। मैं आता हूँ, किस तरह पता चलेगा ये? फाइनल आउटपुट से पता चलेगा या लॉग से? लॉग्स में मैं आ गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है लर्निंग गार्डरेल्स। अच्छा, कोई बताएगा ये कैसे लिखा आ रहा है? बाय डिफॉल्ट तो एजेंट वर्कफ्लो लिखा आता है, विद ट्रेस या इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया? विद ट्रेस के मेथड से। मेरे पास एक बिल्ट इन ट्रेस का मेथड होता है जिससे मैं अपने गार्डरेल्स को क्या कर सकता हूँ, सॉरी अपने लॉग्स को क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। और भी चीजें होती है कि आप इसको आईडी दे सकते हैं, ग्रुप आईडी वगैरह, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको देख सकते हैं। तो मैं कहाँ पे आया? अपने इस पहले वाले गार्डरेल, सॉरी लॉग्स पे। ये देखें, ये होता है मेरा, ये होते हैं मेरे लॉग्स जब गार्डरेल ट्रिगर होता है। सबसे पहले ट्राइएज एजेंट, ट्राइएज एजेंट क्या था मेरा? मेन या फर्स्ट एजेंट था। क्या था? फर्स्ट एजेंट था। तो अब जब ये ट्राइएज एजेंट चला तो मेरा मेडिसिन गार्डरेल, ये मेडिसिन गार्डरेल क्या है? मेरे गार्डरेल फंक्शन का नाम है। ये रहा मेडिसिन गार्डरेल, क्या है? मेरे गार्डरेल फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा ट्राइएज एजेंट चला, ऑफ कोर्स, जो कि मेरे यूजर की क्वेरी को फेस कर रहा है। फिर चला मेडिसिन एजेंट। अब क्योंकि मेडिसिन गार्डरेल खुद एक एजेंट बेस्ड गार्डरेल है, तो ये गार्डरेल एजेंट है और आपने लॉग्स जो है वो लास्ट क्लास में देख लिए। अगर हम अब भी देखें तो इस यहाँ पे ये आया, ये ट्रिगर नहीं हुआ, ऑफ कोर्स फॉल्स है। ये फॉल्स पे ट्रिगर होता है या ट्रू पे? ट्रू पे ट्रिगर होता है। फॉल्स का मतलब बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन सही जा रही है, यानी आपके एजेंट मिसयूज नहीं हो रहा। गार्डरेल्स किस लिए बनते? एजेंट के मिसयूज होने पर। मेरा एक मेडिसिन एजेंट था, मींस मेरा गार्डरेल, सॉरी मेरा जो एजेंट है वो मिसयूज नहीं हुआ। मिसयूज नहीं हुआ, नहीं का मतलब प्रोग्रामिंग में क्या होता है? फॉल्स। इसलिए यहाँ पे फॉल्स। अगर मेरा एजेंट मिसयूज हो गया, अगर मेरा एजेंट, जी हाँ, मिसयूज हो गया, तो यस का मतलब या हाँ का मतलब प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ट्रू होता है। तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा और इनपुट गार्डरेल ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले अब लॉग्स देख के आप ये आदत बनाए और समझें कि चीज किस तरह चल रही है। सबसे पहले मेरे पास ट्रेस में क्या है? ट्राइएज एजेंट है। ट्राइएज एजेंट चला, मेरी क्वेरी गई मेरे फर्स्ट एजेंट के पास। फिर उस पे इनपुट गार्डरेल था, यस था। किस तरह पता चला भाई? ये रहे ट्राइएज एजेंट में इनपुट गार्डरेल की एट्रीब्यूट। जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ हर चीज कोड में दिखा दिखा के लॉग्स के साथ वेरीफाई कर रहा हूँ ना, आप भी घर पे ऐसे ही कर, तो ये चीज समझ में आएगी। मेडिसिन एजेंट चला, मेडिसिन एजेंट जब चला तो इसमें एक चीज आ रही है, गार्डरेल एजेंट। क्यों आ रही है भाई? क्योंकि ये जो मेरा मेडिसिन एजेंट है ये एक एजेंट बेस्ड गार्डरेल है। क्या है? एजेंट बेस्ड गार्डरेल है। यहाँ पे क्या लिखा है? गार्डरेल एजेंट। अच्छा भाई, वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल में क्या स्टोर है? मेरा ये गार्डरेल एजेंट। इसका क्या नाम है? गार्डरेल एजेंट। गार्डरेल एजेंट का नाम गार्डरेल एजेंट ही रखा है। तो यहाँ पे आपको यही एजेंट दिख रहा है, ये वही नाम है जो मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक हो गया जी। फिर इसने कुछ जनरेट किया एंड देन ये हो गया हैंड ऑफ किसको? मेडिसिन एजेंट को। मेडिसिन एजेंट ने अपना जवाब लाके
जनरेशन के स्पैन में रख दिया। तो इनपुट गार्डरेल कब चलता है भैया? अपने फर्स्ट एजेंट पे। अब एक काम करते हैं, तो ये चल गया, बस मकसद आपको यहाँ पे ये चीज बताना था। इसको मैंने यहां से कमेंट आउट किया। अब इस सेम इनपुट गार्डरेल को मैंने लगा दिया मेडिसिन एजेंट पे। अब जो मैंने वर्क फ्लो आपको बताया सबसे पहले, यूजर की क्वेरी जाती है ट्राइएज एजेंट के पास। किसके पास? ट्राइएज एजेंट के पास। ट्राइएज एजेंट अपनी जिम्मेदारी हवाले करता है किसको? मेडिसिन को। किसको? मेडिसिन को। अब मेडिसिन एजेंट यहाँ पे फर्स्ट एजेंट है या सेकंड एजेंट है? सेकंड एजेंट है। इनपुट गार्डरेल लगा हुआ है इस पे। इनपुट गार्डरेल इस सेकंड एजेंट पे चलेगा या नहीं चलेगा? कन्विंसिंग जवाब सबकी तरफ से नहीं आया। चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चला के देख लेते हैं। आपने इनपुट दे दिया, मैंने भी बातें कर ली, डॉक्यूमेंटेशन भी देख ली। असल चीज होता है आप कोड चला के देखें। यूवी रन मेन डॉट ठीक हो गया जी। जवाब मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं दोबारा यहाँ पे आया एंड मैं जो अपने ट्रेसेस में पहुंच गया, लॉग्स में पहुंच गया। अच्छा जी, आप मेडिसिन एजेंट था, सॉरी ट्राइएज एजेंट था। ट्राइएज एजेंट चला तो गार्डरेल चला मेडिसिन वाला। देन फिर वो आगे की एग्जीक्यूशन पूरी आपने देखी। अब इन दो चीजों को ध्यान में रखिएगा, ट्राइएज एजेंट और मेडिसिन गार्डरेल। पुराने वाले लॉग्स में सबसे पहले ये था। पुराने वाले लॉग्स में सबसे पहले क्या था? ट्राइएज एजेंट और इनपुट गार्डरेल। क्यों? क्योंकि इनपुट गार्डरेल का जो पैरामीटर था वो ट्राइएज एजेंट में था। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं। मैंने स्क्रीन को पूरा जूम आउट कर दिया। आप बोले हो सकते हैं भाई आगे पीछे हो गया। ये देखिए स्क्रीन पूरी जूम आउट है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते ताकि सबको नजर आ जाए। अब ट्राइएज एजेंट तो चला क्योंकि वो मेन एजेंट था जो भी यूजर की क्वेरी को फेस कर रहा था। लेकिन यहां से गार्डरेल गायब हो गया, इनपुट गार्डरेल। क्यों? लगाया नहीं था तो क्योंकि वो सिर्फ मेरा जो इनपुट गार्डरेल है वो फर्स्ट एजेंट के ऊपर चलता है। ठीक हो गया जी। तो देखिए इसने अपना काम तो कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स तो आ गया, लेकिन इनपुट गार्डरेल नहीं चला। क्यों? क्योंकि इनपुट गार्डरेल सिर्फ और सिर्फ कहां चलता है? फर्स्ट एजेंट पे। आप गवर्नर हाउस के किसी भी गेट से एंटर हो, आपकी सिक्योरिटी चेक सिर्फ उसी गेट से होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अंदर आ रहे हैं तो आपको अंदर आता देख सारे सिक्योरिटी वाले भाग के आपकी चेकिंग करें। जिस गेट के थ्रू आप एंटर हो रहे हैं सिर्फ वो ही आपकी चेकिंग करता है। इसी तरह जिस प्राइमरीली एजेंट की तरफ से यूजर की क्वेरी एंटर हो, भाई एक बार क्वेरी एंटर हो गई ना, अब तो हो गई, ठीक है। जिसकी तरफ से जिस प्राइमरी एजेंट को यूजर की क्वेरी मिले सिर्फ वो ही उस पर ही एजेंट इनपुट गार्डरेल चलता है और वो कहलाता है आपका फर्स्ट एजेंट। जल्दी से दोबारा डिस्कस करें लॉग्स के इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद कि इनपुट गार्डरेल्स और फर्स्ट एजेंट क्या होगा जी। गार्डरेल्स की आउटपुट गार्डरेल्स का क्या काम था कि वो आपके एजेंट के रिस्पॉन्स को वैलिडेट करता था कि आपका जो एजेंट आपने बनाया है जिस हिसाब से वो रिस्पॉन्स कर रहा है क्या वो बिल्कुल सही है। जो डिज़ायर्ड आउटपुट आपने यूज़र के लिए बनाया है, आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट यूज़र के लिए चाहिए, आपने जिस पर्पस के लिए एजेंट को बनाया है, क्या वो आउटपुट, क्या वो एजेंट वही रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। तो ये मकसद है आपके आउटपुट गार्डरेल्स का। ठीक हो गया जी। अब आउटपुट गार्डरेल्स कब चलते हैं? आउटपुट गार्डरेल्स एजेंट के रिस्पॉन्स पे चलते हैं। जैसे इनपुट गार्डरेल्स फर्स्ट एजेंट पे चलते हैं ना, इनपुट गार्डरेल्स कब चलते हैं? फर्स्ट एजेंट के ऊपर। वैसे ही
आउटपुट गार्ड्रेल्स चलते हैं लास्ट एजेंट के ऊपर। ये रहा मेरा आउटपुट गार्ड्रेल और इसका भी कोई ना कोई नोड लिखा हो। ये रहा इनपुट गार्ड्रेल फर्स्ट एजेंट के ऊपर चलते हैं, देन आउटपुट गार्ड्रेल लास्ट एजेंट के ऊपर चलते हैं। ये रहा वो नोड जहां से हमने इनपुट गार्ड्रेल्स को देखा ऊपर। ये रहा इनपुट गार्ड्रेल्स का नोड। थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट गार्ड्रेल्स का नोड है। आउटपुट गार्ड्रेल्स आर इंटेंडेड टू रन ऑन द फाइनल एजेंट आउटपुट। So an agent's guardrail only run if the agent is the last agent. अब लास्ट एजेंट का क्या मतलब है? आसान लफ्जों में लास्ट एजेंट का मतलब यह है जिस एजेंट से, गौर से सुनिएगा, लास्ट एजेंट का मतलब है कि जिस एजेंट से आपको आपका रिस्पॉन्स मिले, अब चाहे वो स्ट्रिंग में हो या स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में हो, वो आपके ऊपर और आपके कोड बिजनेस लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। आउटपुट गार्ड्रेल चलता है लास्ट एजेंट पे। लास्ट एजेंट का क्या मतलब है? जिस एजेंट से आपको आपका रिस्पॉन्स मिले। हमने आज तक जब भी कोड किया हमने एक की देखी। वो की क्या थी भैया? ये रही, प्रिंट रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट। हमने ये की देखी थी, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट। तो आपका जो भी एजेंट होगा ना, जो आपका रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करेगा, अब चाहे वो स्ट्रिंग में हो या स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में हो, जो एजेंट आपको आपका रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो कहलाया जाएगा आपका लास्ट एजेंट। ठीक है, तो आउटपुट गार्ड्रेल्स चलता है हमेशा किस पे? लास्ट एजेंट के ऊपर। सपोज आप शॉपिंग मॉल गए, इनपुट गार्ड्रेल कब हुआ? जब आपको सिक्योरिटी वालों ने चेक किया, आपके पास कोई वेपन वगैरह तो नहीं है, यू आर ऑल क्लियर, आपको एंटर होने दिया गया। और कब आउटपुट गार्ड्रेल कब चलेगा? कौन सा सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा आपको? जिस गेट से आप एंटर होंगे। सपोज करें आप ये शॉपिंग मॉल, इस गेट से आप एंटर हुए, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, उसने आपको चेक किया, कोई वेपन नहीं था, आप एंटर हो गए। एग्जिट आपका इस दरवाजे से। ये एक शॉपिंग मॉल है, इनपुट गार्ड्रेल हुआ वहां से क्योंकि एंट्रेंस वहां से थी, शॉपिंग कर ली आपने, अब आप एग्जिट हो रहे हैं। एग्जिट का मतलब बाहर जा रहे हैं, बाहर का मतलब आउट। अब चलेगा आउटपुट गार्ड्रेल। अब जिस आउटपुट गार्ड्रेल पे जिस दरवाजे से, शॉपिंग मॉल के जिस दरवाजे से आप बाहर जाएंगे, तो वहां पे जो बंदा होगा सिर्फ वो ही आपको बोलेगा थैंक यू फॉर शॉपिंग, प्लीज कम अगेन। अगर मल्टीपल एग्जिट है ना, तो आप बाहर जाएंगे तो ये नहीं होगा कि हर एग्जिट पे खड़ा बंदा आपको बोलेगा थैंक यू फॉर शॉपिंग। नहीं, जिस गेट से आप बाहर जाएंगे, जिस दरवाजे से आप बाहर जाएंगे, सिर्फ वही आपको कहेगा थैंक यू फॉर शॉपिंग। ठीक है, तो आउटपुट गार्ड्रेल कब चलता है? लास्ट एजेंट के ऊपर। इसी वर्कफ्लो को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या देखा? ट्राइएज एजेंट था, मेडिसन एजेंट था। मेरी यूजर की क्वेरी को फेस कौन कर रही है? ठीक है, मेरे यूजर की क्वेरी को फेस कौन कर रहा था? ट्राइएज एजेंट। तो इनपुट गार्ड्रेल लगा दिया मैंने किस पे? ट्राइएज एजेंट पे। लास्ट एजेंट क्या होता है? जिससे मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिले, जिससे मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिले। ट्राइएज एजेंट चला, उसने अपनी जिम्मेदारी दी मेडिसन एजेंट को। रिस्पॉन्स मुझे किससे मिला? मेडिसन एजेंट से। तो ट्राइएज एजेंट और मेडिसन एजेंट में से लास्ट एजेंट कौन सा हुआ?
मेडिसिन एजेंट, तो आउटपुट गार्डरेल इसमें लगेगा मेडिसिन एजेंट पे। अगर मैं आउटपुट गार्डरेल ट्राइएज पे लगाऊंगा तो ट्राइएज तो मुझे कोई आउटपुट दे ही नहीं रहा, मुझे तो मेरा जवाब मिल रहा है मेडिसिन की तरफ से। तो अगर मेडिसिन में आउटपुट गार्डरेल होगा तो वो चलेगा। ठीक है, आउटपुट गार्डरेल और लास्ट एजेंट किस तरह चलते हैं जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करेंगे के ऊपर। और लास्ट एजेंट वो एजेंट होता है जिससे यूजर को उसके प्रॉम्प्ट का, उसकी क्वेरी का फाइनल रिस्पॉन्स यानी आखिरी जवाब रिसीव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक नई एग्जाम्पल बनाई है। ठीक है, अभी तो आपने मेडिसिन भी देख लिया, ट्राइएज भी देख लिया, मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बनाई है। अब इस कोड को मैं देख लूंगा, इसके दो फायदे हैं कि एक तो आपको नई एग्जाम्पल भी मिल जाएगी और इस कोड को आप रीड करिएगा, चलाने से पहले खुद समझिएगा कि कोड में क्या लिखा है और किस तरह चल रहा है। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बेनिफिशियल होगा आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी और क्विज अटेंड करने के लिए भी। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाई है ट्राइएज एजेंट। ट्राइएज एजेंट ऑफ कोर्स मेरा मेन या पेरेंट एजेंट। यू आर अ ट्राइएज एजेंट फॉर फाइनेंशियल क्वेरीज, डेलीगेट फाइनेंशियल क्वेश्चंस टू फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे मैंने ट्राइएज एजेंट को मेन जगह पे पास किया है, मेन फंक्शन में पास किया है और यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है जो मेरा इनपुट है प्रॉम्प्ट 1। अब इस प्रॉम्प्ट 1 में क्या हम अभी देखते हैं और फिर आपको पता है आगे क्या हो रहा है। अब क्योंकि आउटपुट गार्डरेल की एग्जांपल है तो यहाँ एक्सेप्शन में है आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। इस प्रॉम्प्ट 1 में मैंने यूजर का इनपुट, इस प्रॉम्प्ट 1 में क्या है भाई, टेल मी एग्जैक्टली विच स्टॉक्स टू बाय टू गारंटी 50% रिटर्न इन 6 months। सिंपल है, नथिंग रॉकेट साइंस। ट्राइएज एजेंट को रनर में पास किया, उसको प्रॉम्प्ट दिया और आउटपुट गार्डरेल वहां पे लगा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो मेन एजेंट्स है। कितने एजेंट्स है? दो। एक ट्राइएज एजेंट और यहाँ पे हैंड ऑफ किसको हो रहा है? फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट को हैंड ऑफ हो रहा है। देखते हैं भैया इस एजेंट में क्या चीज छुपी हुई है। ये रहा हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट। यहाँ पर मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए। सबसे पहले इसको नाम दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए, देन यहाँ पे मैंने आउटपुट गार्डरेल्स का एक पैरामीटर पास किया। क्या पास किया? पैरामीटर पास किया। कहाँ पे पास किया? मेरे पास एक ट्राइएज एजेंट है जो कि यूजर की क्वेरी को फेस करेगा। देन मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड एजेंट या लास्ट, सेकेंड नहीं सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मेरे पास एक और एजेंट है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट। और यहाँ पे एक क्वेरी लगी है आउटपुट गार्डरेल्स की। अब क्या होगा, वर्कफ्लो क्या है इसका, मेरी क्वेरी जाएगी ट्राइएज के पास। ट्राइएज अपनी जिम्मेदारी देगा किसको, फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट को, और फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट के पास जो भी क्वेरी पहुंचेगी उसका जवाब बुलाकर दे देगा। सिंपल। यहाँ पे नई चीज है आउटपुट गार्डरेल्स। आउटपुट गार्डरेल्स लगता है, अभी मैंने वर्कफ्लो में क्या बोला, फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट मुझे मेरे सवाल का जवाब देगा, यानी मेरा जिस एजेंट से मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, वो मुझे जवाब ला कर देगा। तो मैं एक्सपेक्ट अपना जवाब किससे कर रहा था, फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट से। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट गार्डरेल्स लगा दिए। अब इस आउटपुट गार्डरेल में ऑफ कोर्स एक आउटपुट गार्डरेल का सबसे पहले एक डेकोरेटर है, ये एक फंक्शन है, ट्रिप वायर ट्रिगर यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ पे कोड मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह लिखा है, इसीलिए कह रहा हूँ इस कोड को समझिए। अब इसमें हर चीज़ है, इसमें नॉट भी है। नॉट क्या करता है, आपके जवाब को रिवर्स कर देता है। और आपने एंड का कीवर्ड भी पढ़ा था, जो जावास्क्रिप्ट में एंड ऑपरेटर होता है, इसका मतलब जितनी भी कंडीशन है इसमें ट्रू होनी चाहिए। अब ट्रू हो और नॉट हो, ये आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है कि ये मैंने क्यों लिखा है। सही है, समझदारों को इशारा काफ़ी है कि अचानक से मैंने ये कोड क्यों लिखा। ठीक हो गया जी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है।
बस आप लोग इसको समझने वाले बने। आपके पास आपका कॉन्सेप्ट भी है जो आपने पढ़ा है और आपके पास टूल्स भी अवेलेबल है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स एक गार्ड्रेल बेस्ड एजेंट है। यहाँ पे मैंने इसको इसकी ड्यूटीज बता दी। सवाल सब कुछ वही है जो लास्ट क्लास में देखा। एक नई चीज आपके लिए सिर्फ ये है कि यहाँ पे आउटपुट गार्ड्रेल्स जो है वो सेकंड एजेंट पे लगा है। लास्ट क्लास में तो हम सिर्फ एक ही एजेंट पे काम कर रहे थे। अब यहाँ हैंड ऑफ हो रहा है। हैंड ऑफ का मतलब जब भी हैंड ऑफ की बात होगी मीन्स मल्टी एजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए ट्राइएज एजेंट में है ना, अगर मैं इनपुट गार्ड्रेल लगाऊं तो वाजिब है, तो ओके, क्योंकि ट्राइएज एजेंट मेन मेरी क्वेरी को फेस कर रहा है, तो ये इनपुट गार्ड्रेल के लिए वैलिड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन ये आउटपुट गार्ड्रेल्स के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन रिस्पॉन्स है इसके थ्रू मिल ही नहीं रहा है। वो मुझे कहां से मिल रहा है? आउटपुट फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट से। तो मैंने यहाँ इसको लगा दिया। ये कोड मैं ऑलरेडी चला चुका हूं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आया, एक लॉग जेनरेट हुआ, इसमें मैं आया। अच्छा जी, अब देखें फाइनेंशियल ट्राइएज एजेंट जनरेशन हुई, हैंड ऑफ हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसको ये क्वेरी मिली। अब देखें मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट जो कि ये रहा फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट, इस पे लगा हुआ है मेरा आउटपुट गार्ड्रेल। तो मुझे अब फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट इस पे हुआ मेरा आउटपुट गार्ड्रेल ट्रिगर, यानी ट्रिगर फिर मिक्स हो जाएगा। आउटपुट गार्ड्रेल ने अपना काम किया। अब आउटपुट गार्ड्रेल यहाँ पे एनालाइज कर रहा है कि भाई मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट है, देन यहाँ पे जो मेरा सेकंड एजेंट है उस पे यहाँ पे मेरा ये आउटपुट गार्ड्रेल चल रहा है। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि मेरी जो क्वेरी थी वो फाइनेंस से रिलेटेड ही थी। यहाँ पे क्वेरी में क्या दिया है मैंने, प्रॉम्प्ट वन का वेरिएबल पास किया। इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, टेल मी एग्जैक्टली व्हिच स्टॉक्स टू बाय टू गारंटी 50% रिटर्न इन 6 months। ऑफ कोर्स ये तो भाई फाइनेंस से रिलेटेड ही सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके लिए एजेंट बना है वही काम हो रहा है, मतलब मिसयूज नहीं हो रहा। नहीं का मतलब फॉल्स, नहीं का मतलब फॉल्स। तो यहाँ पे आउटपुट गार्ड्रेल ने क्या जनरेट किया, यही फाइनेंशियल आउटपुट गार्ड्रेल एजेंट जो उसका नाम है मेरे एजेंट बेस्ड गार्ड्रेल का, ये रहा। ये रहा फाइनेंशियल आउटपुट गार्ड्रेल एजेंट। ये फाइनेंशियल गार्ड्रेल एजेंट है और ये इस आउटपुट गार्ड्रेल के डेकोरेटर में, रनर में लगा हुआ है। तो फिर ये चला और इसने जनरेट कर दिया जो भी इसको यहाँ पे इसने जनरेट किया, ठीक है। इसने ये चीज़ें जनरेट कर दी कि भाई मैं जो भी कह रहा हूँ एज एन AI असिस्टेंट कह रहा हूँ, आई एम नॉट एन ऑफिशियल एडवाइजर, ठीक है। अब आपने देखा कि आउटपुट गार्ड्रेल जब मैंने यहां पे लगाया अपने फाइनल आउटपुट पे, अपने फाइनल आउटपुट वाले एजेंट पे, तो वो चला। जैसे इनपुट गार्ड्रेल फर्स्ट एजेंट पे चला था, आउटपुट गार्ड्रेल कब चला, लास्ट एजेंट पे। लास्ट एजेंट क्या होता है, जो मुझे मेरे सवाल का एक्चुअल जवाब ला के दे, ठीक है। आप जब शॉपिंग मॉल से एग्जिट कर रहे थे, जिस दरवाजे से जा रहे थे उस ही ने आपको कहा थैंक यू फॉर शॉपिंग। आप मेरे पास आए, अब आपके पास दो एजेंट है, आप स्टूडेंट आप प्रॉम्प्ट है, एक आपके पास टीचर एजेंट है, एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट है। आपने कहा मुझे अपने क्लास के टाइमिंग चेंज करवाने, क्या चेंज करवाने, टाइमिंग चेंज करवाने। अब मैं एज अ टीचर एजेंट या फैकल्टी एजेंट, मेरे पास ये अथॉरिटी है ही नहीं। अब आपके पास यहाँ दो एजेंट हैं, कितने एजेंट हैं, दो, एक टीचर एजेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट। अब मुझे एक बात बताएं, आपके टाइमिंग कौन चेंज करता है, टीचर या एडमिन? एडमिन। तो आउटपुट गार्ड्रेल आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आपके क्वेरी का जवाब मिलेगा?
एडमिन से, तो आउटपुट गार्डरेल लगेगा यहाँ पे एडमिन एजेंट पे, टीचर एजेंट पे नहीं। टीचर एजेंट पे लगेगा इनपुट गार्डरेल। क्या लगेगा? इनपुट गार्डरेल। कि भाई अगर टीचर को कोई टाइमिंग चेंज करने का कह रहा है तो ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू हो जाए। अगर यहाँ पे बात जो है वो मैंने डेलीगेट कर दिया तो फिर आपकी जो बात जाएगी वो किस पे जाएगी? एडमिन एजेंट पे, और फिर एडमिन एजेंट जो है वो अपना काम करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आउटपुट गार्डरेल ये था। अच्छा, मैं आउटपुट गार्डरेल को यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे फाइनेंस पे लगा हुआ है ना, क्योंकि फाइनेंस मुझे मेरा मेन रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। मैंने इसको यहाँ से कमेंट आउट किया, इसको लगा दिया मैंने अपने मेन ट्राइएज एजेंट पे। ठीक हो गया जी। इसको मैंने ट्राइएज एजेंट पे लगा दिया। अब मुझे एक बात बताएं, कोड रन करने से पहले, लॉग्स देखने से पहले, ट्राइएज एजेंट फर्स्ट एजेंट है लास्ट एजेंट है? ट्राइएज एजेंट फर्स्ट एजेंट है लास्ट एजेंट है? फर्स्ट एजेंट है। इस पे कहानी वो लिखी हुई है जो लास्ट एजेंट पे चलती है। तो क्या ये आउटपुट गार्डरेल अपना काम करेगा? नहीं करेगा। तो इट मींस यहाँ पे ये चीज अनकम्पैटिबल। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे इसको दोबारा मैं ले आया। लास्ट एजेंट एंड आउटपुट गार्डरेल क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। और अगर आउटपुट गार्डरेल फर्स्ट एजेंट पे लगा, देन व्हाट विल हैपन? उस वक्त चलेगा जब आपका एजेंट जो हो वो लास्ट एजेंट हो। ठीक हो गया जी। सारी बातें बंद, सारा फोकस अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आउटपुट गार्डरेल और इनपुट गार्डरेल्स का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो उतना ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। ओके जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, हमारे साथ आज आप ही की तरह एक स्टूडेंट हसीब मौजूद है। ये अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ही विल एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम अब्दुल नसीब शेख है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी मैं जो है कंपनी जो है अभी मैं जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एज अ मर्न स्टैक जो है इंटर्न जो है मैं जो है वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों की तरह की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये वाला ख़याल कि आप लोगों के साथ बात करना है, आप लोगों को अपना ओपिनियन शेयर करना है किसी टॉपिक से रिलेटेड, ये क्यों आया कि क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब लोग यहाँ पे सीखने आए हैं और एक दूसरे को सिखाने आए हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, तो इसी तरीके से मुझे भी इंटरेस्ट हुआ और मैंने इस चीज़ को जो है ना स्टेप लिया कि मैं भी जो है अपना कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करूँगा। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं सर अली जवाद को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो है स्टेज शेयर किया मेरे साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में जो है आप लोग मेरा साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो उसको। टॉपिक का नाम सर ने जैसे कि आज बताया आपको कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट है। अच्छा, इसको पहले तो हम समझते हैं कि नॉर्मल लाइफ के अंदर समझेंगे हम लोग कि यार नॉर्मल लाइफ में कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और एसडीके की टर्म के अंदर या एजेंडीके के टर्म्स के अंदर आपके पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल के अंदर कि भाई आपके पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दूंगा कि मिसाल के तौर पे कि हम या मैं आपको बोलता हूँ या सर आपको बोलते हैं, एक टास्क देते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, बिरयानी बनानी है। ये एग्जांपल इस वजह से दी गई है, सब लोग इससे रिलेट करते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को आसानी से बात समझ भी आ जाएगी।
अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने क्या करना है, आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने क्या करना है, बिरयानी बनानी है, ठीक है। तो आपका अगला सवाल जो है सर से या मुझसे क्या होगा कि भाई हमें बिरयानी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जो उसके अंदर यूज़ होंगे, जो एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि भाई हमें वो सारा सामान चाहिए जो बिरयानी बनाने के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि वो एक सवाल आएगा कि भाई हमें तो आती नहीं बनाना, लेकिन अभी उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका अगला सवाल यही होगा कि भाई हमें जो है बिरयानी बन जाएगी, ठीक है, टास्क हम आपका कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुछ, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, या फिर जो सर आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब दो तरीके हैं प्रोवाइड करने के, या तो आप वो इंग्रेडिएंट्स एक एक करके मुझे बताते रहोगे कि भाई ये चीज़ें की ऑयल की ज़रूरत है, राइस की ज़रूरत है, चिकन की ज़रूरत है, मैं एक एक करके जाऊँ और आपको ला कर देता रहूँ। एक तो तरीका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूँगा कि आप मुझे बोलोगे कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं, एक लिस्ट दे दोगे, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक ही बार जाके एक बॉक्स के अंदर या फिर एक ही जगह लाकर आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह दे दूँगा। तो आपके लिए इजी और मेरे लिए इजी वे कौन सा है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला? सेकंड वाला है, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा है कि आपका काम भी आसान हो रहा है और मेरा काम भी आसान हो रहा है। आपको जो आपका टास्क कंप्लीट करने के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी, जिन चीज़ों की नीड थी, वो सारी चीज़ें आपको क्या हो गई, एक जगह पर मिल गई, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पास कहलाती है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये नॉर्मल लाइफ के अंदर हो गया। आप एसडीके की टर्म के अंदर समझते हैं कि आपके पास जो है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होती है। अब नॉर्मली आप जीपीटी के पास जाते हो, जीपीटी से नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो, क्योंकि सब लोग जीपीटी को यूज़ करते हैं, सब लोग उससे जो है अपने कोड स्निपेट सॉल्व करवाते हैं, अपनी क्यूरीज को डिस्कस करते हैं उससे। तो वो क्या करता है, आप कभी भी ऐसा करो कि मिसाल के तौर पर मैं क्या जीपीटी पे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट की, मैंने वहाँ पे जाके हिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्ट की। मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इससे रिलेटेड मैंने उससे जो है ना इकॉनमी पूछी पाकिस्तान की और प्रीवियस हिस्ट्री पूछी। अब उसी चैट को अगर मैं 2 हफ्ते बाद या कुछ टाइम के बाद ओपन करता हूँ और मैं उससे सवाल करता हूँ अपने प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं कर रहा, उससे सवाल मैं उससे सवाल करता हूँ कि भाई मुझे आज का करंट वेदर बताओ मुझे, तो वो क्या करेगा, करंट वेदर बताने के साथ साथ मुझे सजेशंस भी देता रहेगा कि भाई हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी हुआ था, वेदर इस तरीके का भी हुआ था। हालांकि वो चीज़ मैंने उससे डिस्कस नहीं की, लेकिन वो फिर भी मुझे बता रहा है ये कैसे हुआ। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो इस टॉपिक ने एजेंट्स को जो है स्मार्ट बना दिया, ठीक है ना, कि वो क्या कर रहे हैं कि यूज़र के कॉन्टेक्स्ट को, जो यूज़र ने पहले उनसे बातें की थी, वो चीज़ें आपके पास क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें उनके पास क्या है, आपके पास कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, सेव है बिल्कुल, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि दूसरी चैट पे जाते हैं, उससे मैं पूछूं, अपना जाम जाके पूछूं कि भाई डू यू नो मी, तो वो जीपीटी जो है वो आपको बता देगा आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो आपने पिछली उससे कन्वर्जेशंस की होंगी ना, उन सारी कन्वर्जेशन से रिलेटेड आपको बताएगा कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो इससे रिलेटेड है, अभी आप ये कर रहे हो, अभी आप AIGSE के अंदर जो है एजेंटी का ही पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें। और अगर उसको नाम नहीं पता होगा तो वो ये ज़रूर बोलेगा कि मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन आपका जो है अकाउंट्स के थ्रू नाम ला के दे देगा कि भाई आपका अकाउंट इस नाम से बना हुआ है, तो ये ला के दे देगा। तो आपने कभी ये नोट किया ये सारी चीज़ें जीपीटी कैसे सेव कर रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस चीज़ का ऐसा इम्पैक्ट है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी पीछे ऐसी चीज़ें जो कि जीपीटी को स्मार्ट बनाती है, उसकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि लोग बोलेंगे या फिर ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार फिर मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट याद रखने का नाम है तो फिर मेमोरीज मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट भी तो याद रखने का नाम है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि मेमोरी के जो है अंदर आपके पास क्या होता है कि आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन सेव होती है, सिंपल डेटा सेव होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर जीपीटी के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जीपीटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि मेमोरी के साथ साथ वो यूज़र का क्या करता है, यूज़र की एक तो मेमोरी सेव करता है, दूसरा आपके पास क्या करता है, यूज़र की हिस्ट्री को सेव करता है, चैट हिस्ट्री जो होती है, उसका एनवायरनमेंट सेट करता है, उसकी डिपेंडेंसी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारा वो कॉन्टेक्स्ट में सेव होता है। मेमोरी के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपकी मेमोरी सेव होती है कि आपने क्या पूछा, बस किस सेंस में पूछा, किस लिहाज से पूछा, किस पॉइंट से उससे सवाल किया, हिस्ट्री से रिलेटेड किया तो किस पॉइंट से किया। मेमोरी के अंदर ये चीज़ सेव नहीं होती, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेमोरी के साथ साथ आपने किस पॉइंट से सवाल किया, टूल कौन सा कॉल हुआ, रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा, वो सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेव होती हैं। आई होप कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट का जो है सिनेरियो क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ कुछ बहुत कि भाई कॉन्टेक्स्ट है क्या एक्चुअल में।
अच्छा जी, तो हसीब भाई ने बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट बताया और कॉन्टेक्स्ट और मेमोरी का डिफरेंस भी बताया। आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दो अल्फाज लिखे हुए हैं, एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आसान लफ्जों में होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे हालात या मालूमात या आप कह लें सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आसान लफ्जों में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या सिचुएशन। सही है। अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, और इसको डिटेल में जाते हैं। आप जब भी दुनिया में किसी से कोई भी बात करते हैं ना, आप बात उसी तरह से करते हैं, उसी वक्त करते हैं जब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता हो। अगर आपको किसी चीज का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है या कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तो आप बात नहीं करते, फिर आप सवाल पूछते। ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में, अभी मैं एजेंट्स एसडीके का कोई कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं ला रहा, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की सिचुएशन पता हो या बैकग्राउंड नॉलेज हो उसकी, ये मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट का मतलब, और अगर हम उर्दू में बात करें तो हालात या किसी भी चीज का माहौल। जैसे सपोज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, स्कोर क्या हुआ? आप पूछेंगे भाई किस चीज का स्कोर? आपने मुझे क्यों कहा किस चीज का? ये आपने सवाल पूछा क्योंकि मैंने अपनी बात में ये डिफाइन नहीं किया भाई स्कोर क्रिकेट का, फुटबॉल का, कौन से मैच का। अब मैं आपसे पूछूं यार आज सुबह जो मैच था उसका पाकिस्तान का स्कोर बताना, आपको अगर स्कोर पता होगा ना तो आप बता देंगे, वरना आप मुझसे फिर सवाल पूछेंगे यार आज मैच था क्या। क्यों आप सवाल क्यों पूछेंगे? क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट हो, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, सिचुएशन, हालात, मामलात, मालूमात आपके पास हो, तो फिर आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। अब आज संडे, कल मंडे, मैं पूछूं यार कल तो आराम से देर से उठूंगा मैं, आप पूछेंगे भाई क्यों? कल तो मंडे, सब अपने अपने काम पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, मैं क्यों देर से उठूंगा? इट मीन्स आपने सवाल पूछा क्यों? आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं थी। हो सकता है मैं छुट्टियों पर लीव पर हूं। अब आप मुझसे पूछेंगे ना भाई क्यों कल आराम पीर वाले दिन जब दुनिया काम करती है तुम देर से उठोगे, तो मैं फिर आपको ये जवाब दूंगा कि भाई मैं लीव पर हूं, मेरी छुट्टियां चल रही हैं। तो इट मीन्स जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी ना तो आपने सवाल पूछा। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि मैं लीव पर हूं या छुट्टियों पर हूं। सही है। अब जब आपके पास किसी चीज की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज का आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। अब मैंने आपको बता दिया मैं लीव पर हूं, फिर हम कन्वर्सेशन करेंगे आगे के, फिर आप बोलेंगे यार मुझे तो ऑफिस जाना है, तुम तो देर से उठो, जो भी है। सही है। मैं आपसे पूछूं स्कोर क्या हुआ? आपको ये भी पता था मैं क्रिकेट का पूछ रहा हूं, आपको ये भी पता था मैं जो है वो क्रिकेट का आज सुबह मैच था। फिर मैं अगर आपसे पूछूं ना स्कोर क्या हुआ, तो आप बोलेंगे आया 200 पे 4 आउट। तो इट मीन्स अगर आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन आपको पता है कि किस डायरेक्शन में मैं सवाल कर रहा हूं, इट मीन्स ये है आपके पास कॉन्टेक्स्ट या नॉलेज। बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को आप यूं भी याद रख लें कि नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है एक चीज की। हम कॉन्टेक्स्ट को यूं भी याद रख सकते हैं कि किसी भी चीज की नॉलेज होना। मैं आपसे पूछूं स्कोर क्या हुआ, तो इट मीन्स आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपको नॉलेज है कि भाई आज सुबह मैच था। ठीक है। मैं आपसे कहूं यार शारे फैसल से मत जाना, बहुत जाम होगा। अगर आपके पास नॉलेज है ना, हाँ भाई क्यों जाम होगा, शायद कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो, तो फिर आप बोलेंगे हाँ यार बिल्कुल सही है, वहां से तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर हमारी कन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है
इंफॉर्मेशन है तो हम बात एक्सचेंज करेंगे, बातें होंगी। आपको फंक्शन कॉलिंग की नॉलेज है, हाँ या ना? भाई हमने फंक्शन कॉलिंग पढ़ा था, आपको नॉलेज है, यस और नो? यस। तो मैं कोई भी सवाल पूछूं ना, इट मीन्स आपको नॉलेज है फंक्शन कॉलिंग की, कि फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। मैं आपसे पूछूं ना फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, आपके पास फंक्शन कॉलिंग की नॉलेज है तो आप मुझे जवाब दे देंगे। मैं आपसे पूछूं ना भाई फॉर एग्जाम्पल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आप कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है या मुझे नहीं पता, जो भी। इट मीन्स अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की तो कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं होती, फिर एक सवाल पूछा जाता है या कन्वर्सेशन रुक जाती है। लेकिन अगर किसी भी चीज की नॉलेज हो, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो या कॉन्टेक्स्ट हो तो फिर कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है। मैं आपसे कहूं अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री की डेट्स हैं, 23 मार्च भी हमारे लिए जरूरी है, 14 अगस्त भी जरूरी है। जब आप ये हिस्ट्री की डेट्स याद करते हैं ना तो कॉन्टेक्स्ट भी याद करते हैं कि 23 मार्च को क्या हुआ था, 14 अगस्त को क्या हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं ना 14 अगस्त बहुत जरूरी दिन है हमारे लिए, तो क्यों जरूरी है? इंडिपेंडेंस डे। तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, नॉलेज है कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस डे तो जरूरी है। अब आपके पास 23 मार्च भी जरूरी है, 14 अगस्त भी जरूरी है। दोनों की नॉलेज आपके पास है कि एक रेजोल्यूशन डे है, एक इंडिपेंडेंस डे है तो जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट ना, मैं आपको कहूँ यार 28 फरवरी बहुत जरूरी है, आप बोलेंगे क्यों भाई ऐसा क्या हुआ 28 फरवरी को? क्योंकि 28 फेब से आपसे रिलेटेड आपके पास कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है। सही है? मैं आपसे क्रिकेट का स्कोर पूछ सकता हूं, कुछ भी पूछ सकता हूं। मैं आपसे पूछूं यार अभी बाजा बजने के दिन आ रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? क्यों आई? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कितना का बाजा बजेगा, क्योंकि 14 अगस्त है। फिर मैं कहूं उसके बाद आप लोगों का बैंड भी बजेगा, वो एग्जाम है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है। और इसी तरह अगर आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको है तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास नॉलेज है, तो मेरी कही हुई बात या मेरा कहा हुआ जोक या मेरी कोई भी डिकोडेड इंफॉर्मेशन, वो कहते हैं ना दोस्तों में इशारों में बात होती है, तो उस इशारे का उसको कॉन्टेक्स्ट पता होता है। अक्सर दोस्तों में होता होगा भाई तू क्यों चलती गाड़ी में चढ़ रहा है, तो चलती गाड़ी में चढ़ने का क्या मतलब है कि भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बीच में मत बोलो, पहले पूछो कि हुआ क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि किसी भी चीज की नॉलेज होना ताकि कन्वर्सेशन या वर्क फ्लो आगे बढ़ सके। अब कन्वर्सेशन क्यों आगे बढ़ सके, ऐसा क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपने बराबर वाले से ये डिस्कस करें कि कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है हमारी बात आगे बढ़ सके, कोई भी बीच में डिस्टरबेंस ना हो। सही है? आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि कल क्लास में आओगे, उसने कहा नहीं। आप पूछेंगे क्यों? अब आपको नहीं पता था ना क्यों नहीं आएगा, मे बी वो कहीं बीच, तो उसने रीजन बताया फॉर सपोज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब आपको ये कॉन्टेक्स्ट मिल गया, ये बैकग्राउंड नॉलेज मिल गई कि वो क्लास में क्यों नहीं आएगा, तो इट मीन्स कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलोगे ना तो आप उससे ये नहीं पूछोगे कि तुम क्यों नहीं आए आज क्लास में, वो तो आपको वो ऑलरेडी बता चुका है कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलेंगे तो आप उससे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई अब तबीयत कैसी है, क्यों अब आपने क्यों नहीं पूछा भाई तबीयत कैसी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक कॉन्टेक्स्ट था, बैकग्राउंड नॉलेज थी कि भाई वो क्यों क्लास में नहीं आया। ठीक हो गया जी? अच्छा, क्यों ये जरूरी है, हमने क्यों इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन की, ये और हमारी एजेंटिक एप्लीकेशन से इस कॉन्टेक्स्ट का क्या लेना देना। हम एजेंट में, जी आप कुछ कह रहे हैं?
सॉरी, थोड़ा जोर से। आपको जवाब देना है, आप दे सकते हैं, थोड़ा जोर से प्लीज। फ्यूचर की कन्वर्सेशंस को या फ्यूचर में कन्वर्सेशंस को प्रोसीड कर सके। जी आप कुछ कह रहे हैं? एग्जैक्टली, पार्ट 1 के था ना, एजेंट स्टेटफुल भी इसी तरह बनते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? कॉन्टेक्स्ट क्यों जरूरी है? अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? पुरानी इंफॉर्मेशन को याद रखना। और मैनेजमेंट का मतलब भी यही है कि जब भी आपसे कोई पुरानी बात कहे तो आपको फौरन से याद आ जाए। कॉन्टेक्स्ट, मैनेजमेंट, अगर इन दोनों लफ्ज को मिला दिया जाए तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब पुरानी इंफॉर्मेशन को याद रखो, मैनेजमेंट का मतलब जो चीजें याद है उसको सही से याद रखो। सिंपल। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सही से अपने पास स्टोर करना, उसकी देखभाल करना। अच्छा, अब क्यों जरूरी है ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट? और हमारी एआई की एप्लीकेशन में इस कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का क्या काम है? हम अपनी एजेंटिक एप्लीकेशंस में किससे बात करते हैं? एजेंट से। एजेंट किससे बात करते हैं? हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। इन सब बातों का मकसद ये है, क्यों ये बात इसलिए की गई, क्यों की गई? इसलिए की गई कि हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेटलेस होते हैं। यानी अगर आप उनसे कोई भी बात कहें वो अगली बार में उसको भूल जाएंगे। ठीक है? एलएलएम सिर्फ और सिर्फ पर रिक्वेस्ट का मतलब हर रिक्वेस्ट पे वो काम करता है। हर रिक्वेस्ट का क्या मतलब? अब ये मैं टेक्निकल टर्म यूज की है। अब हर रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि जिस रिक्वेस्ट में आप उसके पास डाटा लेके गए बस उसको वो ही याद है, वो पुराना कुछ याद नहीं रखता। सही है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हम आधे घंटे पहले क्या पढ़ रहे थे, आप कहेंगे इनपुट गार्डरेल्स, आउटपुट गार्डरेल्स, फर्स्ट एजेंट, लास्ट एजेंट। आपको पुरानी चीजें याद है। क्यों? क्योंकि आप स्टेटलेस नहीं है, आप सब स्टेट फुल है, याद सब है। अब हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ना वो स्टेटलेस होते हैं। इट मीन्स उनके पास आप कोई भी क्वेरी ले जाएं तो वो क्या करेंगे, उनके पास ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कि पिछली रिक्वेस्ट में मुझे क्या बताया गया था, ये मेरे पास क्या भेजा था। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो आज तक जब भी जीपीटी से बात की, जेमिनी से बात की, क्लाउड से बात की, उसने तो हमेशा पुरानी चीज़ याद रखी। मैंने अपना उसको कोड दिया, कोई भी एरर दिया, उसने नेक्स्ट टाइम मुझे उसका सोल्यूशन बताया। फिर मैंने उससे मज़ीद और अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया, उसने फिर याद रखा। अब आपने जो ऑब्जर्व किया है और मैंने जो यहाँ से बोला कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्टेटलेस होते हैं, मतलब पिछली रिक्वेस्ट का कुछ याद नहीं होता। अब आप कहें कि भाई कल रात को हम कोडिंग कर रहे थे, एक मसला आया, अगर मैं आज दोपहर को भी उससे पूछता हूँ तो उसको तो याद होगा। वो अपने पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट कर रहा है। सही है? अब एक लाइन को ड्रॉ करें कि हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। अब ये भी आपके लिए कॉन्टेक्स्ट है कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो हम यहाँ CLI टर्मिनल पे देख रहे हैं। अभी GUI पे जो है, GUI का मतलब उनकी खुद की वेबसाइट पे, chatgpt.com पे, gemini.com पे, claude.ai की बात नहीं कर रहा जो इंटरफेस पे जाके आप लोग टाइपिंग करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो अभी हम VS कोड से जब अपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्वोक करते हैं ना, रिक्वेस्ट भेजते हैं एजेंट के थ्रू और उससे रिस्पॉन्स आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही है? वो होते हैं स्टेटलेस। वैसे तो वो वाले एजेंट्स भी वो वाले LLMs भी स्टेटलेस होते हैं, बट उनके पीछे पूरी वर्किंग हुई भी है, उनको मैनेजमेंट और चीज़ें याद रखवाने की। ठीक है? तो ये मैंने कहा आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट
क्या होता है, पुरानी बातें याद रहे। क्यों याद रहे भाई, ऐसा क्या हो गया? वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं भैया? स्टेटलेस होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर स्टेटलेस। ठीक है, अब उनको कैसे याद रखवाया जाए? कैसे याद रखवाया जाए कि भाई मेरी पिछली बातें भी याद रखना। जैसे अभी मैंने एक प्रॉम्प्ट भेजा ना, एनी रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर, तो उसने अपना रिस्पॉन्स ला के दे दिया। समझ ले, उसने रिस्पॉन्स में भी एक सवाल पूछ लिया, भाई आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चाहिए? तो अपनी एज बताओ, क्योंकि अलग अलग एज ब्रैकेट के लिए अलग अलग प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि भाई अगर कोई यंग लड़का लड़की है या कोई एजेड है तो मे बी उनका डायरेक्टिव अलग हो। अब सपोज करें उसने सवाल पूछा आपसे उस रिस्पॉन्स में कि भाई आपकी एज क्या है। अब आप जब उसको जवाब देंगे ना, कभी मेरी एज फॉर एग्जांपल 28 साल है, 30 साल है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका इस वक्त जो हमारे CLI में चल रहा है, जो हम UV run main.py की कमांड चलाते हैं, जिस एजेंट को हम इन्वोक करते हैं और वो सर्वर पे रिक्वेस्ट ले जाता है, तो वो पूछेगा अच्छा 28 साल आपके एजेंट है तो मैं क्या करूं? अभी आप बोलेंगे भाई क्या मैं क्या करूं, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, तुम भूल गए। क्यों? क्योंकि आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो स्टेटलेस होता है। यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट आता है ओपन AI एजेंट्स SDK में कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का। ये सेम चीज आपके पास ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन में तो है। आप डॉक्यूमेंटेशन में आए, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। ये आप आ गए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पे, और ये सेम चीज सर जिया की रेपोजिटरी में भी आपने गूगल पे आके लिखा लर्न एजेंटिक AI, सबसे पहले रेपो, यहाँ पे आप आ गए, ये पूरी हमारी रेपोजिटरी है, ठीक है। इसमें कितने सारे कमिट्स हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट 1900 कमिट्स होने वाले। आपको कहाँ पे आना है? स्टेप 01 AI एजेंट फर्स्ट, इस पे आप आ गए। ये सारे लिंक्स आपके पास डिस्कॉर्ड 225 में भी मौजूद है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप आ गए, देन आपके पास एक स्टेप 08 लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब ये लोकल कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे आ गए और यह पूरा कोड सर जिया और उनकी टीम ने कोड, और ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक हो गया जी। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ताकि आगे की कन्वर्सेशन, आगे की बातचीत कंटिन्यू हो सके। क्यों हो सके, क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का मतलब वो कोई भी पिछली पुरानी चीज याद नहीं रखते। अब हसीब भाई आप हमें आसान लफ्जों में बताएं कि क्या तरीके हैं इनको स्टेटफुल बनाने के या कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के। अच्छा, यहाँ पर जो है दो लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया आप लोगों की कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। सर ने भी आपको समझा दिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सिंपल आपको चीज़ों को जो है याद रखने का नाम जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट हमने समझ ली। अब आती है कि कॉन्टेक्स्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, जो उसका पूरा वर्ड है, हेडिंग जो है हमारी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, और किस तरीके से उनको याद रखवाया जाता है एजेंट्स को। वो चीज़ें जो है हमारे SDK के अंदर, हमारे जो OpenAI SDK है उसके अंदर आपके पास इस तरीके को करने के लिए आपके पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। दो तरीके के आपके पास क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आपके पास जो होता है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है। सेकंड वन इज़ LLM कॉन्टेक्स्ट या एजेंट कॉन्टेक्स्ट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं। आई रिपीट,
कि फर्स्ट वन आपके पास है लोकल कॉन्टेक्स्ट, सेकंड वन आपके पास क्या है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट या एजेंट कॉन्टेक्स्ट आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं कि ये लोकल कॉन्टेक्स्ट और जो है आपके पास एलएलएम कॉन्टेक्स्ट होते क्या हैं। आसान लफ्ज़ों में जब आपके पास सिंपल हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो कॉन्टेक्स्ट, वो मेमोरी, वो कॉन्टेक्स्ट उसको कहते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या होता है, आपका प्राइवेट डेटा मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? प्राइवेट डेटा मौजूद होता है, ठीक है। और दूसरा अगर इसको हम देखें एजेंट एलएलएम को या फिर जो ना एलएलएम कॉन्टेक्स्ट को, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, पब्लिक डेटा सेव होता है। अब किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अभी हमने जो है हैंड ऑफ समझा, इनपुट गार्डरियल समझा, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, अब सबसे पहले कि हमने क्या किया कि आपके पास आपके एजेंट ने क्या किया कि कुछ जो है ना रिस्पॉन्स किया, ठीक है ना। आपने कोई क्वेरी पूछी थी, उसने जो है ना रिस्पॉन्स किया। GUI पे जो हम ChatGPT पे देख रहे हैं उससे हम क्या होता है कि हम उससे एक सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देता है। आपको नहीं पता है कि पीछे क्या हो रहा है, कौन सा एजेंट कॉल हुआ है, क्या हैंड ऑफ हुआ है, ठीक है, गार्डियंस लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे, इसका आपको नहीं पता, ठीक है। या फिर इसको जो है इस तरीके से बोलें कि आपके पास क्या है कि जो आपका जो डेटा है सिर्फ आपको रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, पीछे हैंड ऑफ क्या होगा वो सारी चीज़ें क्या है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेव है, और किस तरीके से वो सेव कर रहा है वो आपका क्या है चीज़ें आपके पास सेव है। अब जो आप जिससे कन्वर्जेशन कर रहे हो उस टॉपिक के ऊपर, वो कन्वर्जेशन का टॉपिक, वो कॉन्टेक्स्ट आपको भी पता है और आपके LLM को भी पता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके LLM को नहीं पता होगी, आपके एजेंट को पता होगी। इट मीन्स मुझे पता होगी कि मेरे ChatGPT को मैंने जो बताया हुआ सिर्फ उसको वो पता है, ठीक है। और मेरे पास क्या होगा, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कि मैंने ChatGPT से नहीं उससे शेयर नहीं की होगी। अब वो जो मैंने अपने पर्सनली डेटा रखा हुआ है जो कि मेरा प्राइवेट डेटा कहलाता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट। और वो चीज़ें, वो कन्वर्जेशन जो कि ChatGPT को भी पता है और मुझे भी पता है, मतलब मैं एजेंट हूँ, ये इसको इस तरीके से कर लेते हैं, मैं कोई एजेंट है, एजेंट क्या करेगा, LLMs के पास जाएगा सवाल लेके। ऐसा ही होता है जो कि हम जो है ना वर्क फ्लो समझते भी आ रहे हैं कि भाई एक एजेंट होगा, एजेंट के पास सवाल जाएगा, एजेंट क्या करेगा, उस क्यूरी को LLM से सॉल्व करवाएगा और रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, ठीक है ना। अब रिस्पॉन्स क्या आया है वो सारी चीज़ें किस किस को पता है, एक मुझे भी एजेंट को भी पता है और LLM को भी पता है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा रिसर्च कर रखी है, फिर एक्स्ट्रा कुछ जो पॉइंट्स हैं जो उसके साथ शेयर नहीं किए मैंने, वो मेरे क्या है प्राइवेट है, मैंने उसके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो जो मेरे पॉइंट्स हैं वो आपके पास किस कॉन्टेक्स्ट में कहलाएंगे, आपके पास लोकल कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। और जो आपके LLM को जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपके LLM को पता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, LLM कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा एक बैंक अकाउंट है, HBL के अंदर मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब उनके पास मेरा सारा डेटा सेव होगा, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना रखा हुआ है सेव होगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सेव होगी, ये सारी चीज़ें सेव होंगी, ठीक है। मेरा HBL में अकाउंट है, ठीक है। अब मैं किसी ATM में जाता हूँ, मैं UBL के ATM में गया पैसे निकलवाने के लिए, तो आप मुझे बताएं कि UBL को मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या मेरा जो प्रीवियस HBL का अकाउंट का डेटा है वो सारा पता होगा, उसको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि HBL वालों ने उस डेटा को प्राइवेट रखा हुआ है, उन्होंने अपने डेटाबेस के ऊपर क्या रखा हुआ है, उस चीज़ को प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है ना। और जो ATM को पता है वो सिर्फ मेरा क्या पता है, आपके पास उसका अकाउंट, मेरा अकाउंट जिस नाम से, उसको सिर्फ वो पता होगा। तो मतलब क्या हुआ कि HBL वालों ने जो है मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दो चीज़ों के अंदर सेपरेट किया हुआ है, एक मेरी इन्फॉर्मेशन है प्राइवेट, एक मेरी इन्फॉर्मेशन है पब्लिक। पब्लिक इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है कि मैं किसी भी बैंक के ATM में जाता हूँ, अपना जो है क्रेडिट कार्ड ऐड करता हूँ, पिन ऐड करता हूँ, वो मेरे को क्या करते हैं कि मैं पैसे निकलवा सकता हूँ। उसको पता होता है कि भाई मेरा अकाउंट किस नाम से, ठीक है। ये क्या है, पब्लिक चीज़ है, ठीक है। मतलब क्या है, LLM कॉन्टेक्स्ट में रखी हुई, अगर SDK के अंदर बात करें तो LLM कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और वो चीज़ कि मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या थी, मेरा इस मंथ में अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो HBL वालों ने अपने डेटाबेस के अंदर सेव रखी हुई है, वो आपके पास क्या है, पब्लिक नहीं है, वो आपके पास क्या है, HBL वालों के पास प्राइवेट है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है LLM कॉन्टेक्स्ट में और एजेंट कॉन्टेक्स्ट में। सिंपल ये प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस है। लोकल कॉन्टेक्स्ट मतलब आपका वो डेटा जो कि आपके पास क्या होता है, प्राइवेटली होता है, और LLM कॉन्टेक्स्ट में वो डेटा सेव करवाते हैं जो कि आपके पास क्या होता है, पब्लिकली डेटा रखा हुआ होता है, ठीक है।
ज़बरदस्त। सब हसीब भाई ने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स देके भी समझाया। हमारे पास अकॉर्डिंग टू सर हसीब एंड डॉक्यूमेंटेशन दो तरह के कॉन्टेक्स्ट ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में होते हैं। मैं अगर डॉक्यूमेंट यहाँ तो मैंने लिख दिया, वो लिखा जो हसीब भाई कह रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन में सर जिया की रेपो में भी आके आप ये देख सकते। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में दो तरह के कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट होता है लोकल कॉन्टेक्स्ट। क्या अवेलेबल होता है? लोकल कॉन्टेक्स्ट। ये लिखा, कॉन्टेक्स्ट इज एन ओवरलोडेड टर्म। देयर आर टू मेन क्लासेस कॉन्टेक्स्ट दैट वी माइट नीड टू केयर अबाउट। Context available locally to your code. The data and this data and dependencies you might need when tool call function run, handoff और life cycle। ठीक है, जो भी है, हमें सिर्फ हमने टूल कॉल पढ़ लिया, हैंड ऑफ पढ़ लिया, तो हमें समझ में आ गया। तो हमारा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हमारा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड बेस की हद तक रहता है। अच्छा, लोकल का क्या मतलब है? लोकल का मतलब है जो जहाँ का नेटिव हो। जैसे अगर आपके पास दो ब्रांड्स है, दो परफ्यूम हो, एक वो है जो यही कराची की फैक्ट्री में बनता है, एक वो है जो बाहर से इंपोर्ट होता है। दोनों में से लोकल क्या हुआ? जो कराची में बनता है। जो बाहर से इंपोर्ट हुआ ऑफकोर्स वो लोकल नहीं है। तो लोकल का क्या मतलब है? वो लोकल का मतलब है हमारा कोड। अब क्यों हमारा कोड? क्योंकि हमारा कोड हमारी मशीन के ऊपर है। ये मेरी मशीन है ना, तो इट मीन्स ये मेरे पास है। जैसे वो परफ्यूम मेरे ही शहर में बन रहा था, ये कोड मेरे ही लैपटॉप में लिखा जा रहा है। तो इट मीन्स लोकल का मतलब है, लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो डेटा जो मेरे कोड में अवेलेबल हो। और कॉन्टेक्स्ट टू एलएलएम्स का क्या मतलब है? जो डेटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी अवेलेबल हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लोकल डेटा, लोकल कॉन्टेक्स्ट का डेटा एलएलएम नहीं देख सकता। अगर मेरे लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो अभी एग्जांपल दी गई, मेरा अगर लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा बैंक बैलेंस घूम रहा है, मेरा अकाउंट नंबर, बैंक बैलेंस कहा ना, बैंक बैलेंस घूम रहा है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, मेरी कोई भी अकाउंट का पासवर्ड घूम रहा है, तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं देख सकता। मैंने एक एजेंट बनाया जो कि मेरे पासवर्ड को रीसेट करता है। ठीक है, फेसबुक जैसी मेरी कोई एप्लीकेशन, गवर्नर पोर्टल है मेरा, मैं अपना पासवर्ड भूल गया, एजेंट एप्लीकेशन है वो, और मुझे अपना पासवर्ड भूल गया, पासवर्ड रीसेट करना है। मेरे पास एक फॉरगेट पासवर्ड एजेंट बना हुआ है कि भाई जब भी मेरा पासवर्ड रीसेट करना होगा मुझे ये एजेंट करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब मैं फॉरगेट पासवर्ड करूँगा ऑफकोर्स उसके जो भी सिनेरियोज होते हैं कि भाई नया पासवर्ड दो, अब जाहिर सी बात है मैं नया पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा। मेरा नया पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया 123@। जाहिर सी बात है ये मेरा नया पासवर्ड है। एजेंटिक एप्लीकेशन है, एजेंटिक एप्लीकेशन में ऑफकोर्स एलएलएम भी होगा। तो अगर आप सपोज करें कि मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर दुनिया को रिस्पॉन्स दिखाता है, अगर उसने यहाँ पे मेरे पासवर्ड को एक्सपोज कर दिया, देन क्या होगा? ये लोकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। अगर ये सिक्योरिटी आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है कि भाई मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा अकाउंट नंबर है, हो सकता है मेरे इथीरियम हो, मेरे बिटकॉइन हो, वो सब कुछ एक्सपोज हो गया दुनिया को। भाई मेरा अगर एक डिजिटल करेंसी का वॉलेट है जिसमें बिटकॉइंस भी खरीदे हुए, मैंने इथीरियम भी है, मेरी 10 तरह की डिटेल्स है उसमें, तो वो मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्यों दूँ? ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोड बेस में ही उसको सर्कुलेट करते हैं, उसको घुमाते हैं। ठीक है, अगर वो डाटा जो आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी
प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब पासवर्ड मैंने रीसेट किया, मैंने पासवर्ड रीसेट किया, सक्सेसफुली रीसेट हो गया, कहानी ख़त्म। अब जाहिर सी बात है, एजेंटिक एप्लीकेशन है, मेरा एजेंट, मेरा जो गवर्नर पोर्टल में एजेंट लगा है वो आपको ये मैसेज भी तो दिखाएगा। तो उसका काम मैं अब उसको कैसे बताऊं कि भाई सक्सेसफुली पासवर्ड रीसेट हो गया। अब ये सिनेरियो कैसे चलेगा कि मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ लोकल में घूमे, और जब लोकल में मेरा काम हो जाए तो सिर्फ एंड रिजल्ट उस तक पहुंचे कि भाई यूजर को जाके मैसेज दिखा दो कि पासवर्ड रीसेट हो गया। आपके पास अकाउंट है, आपका अकाउंट है, आपका बैंक बैलेंस प्राइवेट डाटा है, ठीक है। अब प्राइवेट डाटा है तो आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया, यानी बैंक में पैसे डाले या बैंक से पैसे निकाले, जाहिर सी बात है आपका बैंक बैलेंस अपडेट होगा, पैसे निकाले तो डिडक्ट होंगे, और अगर डिपॉजिट किए तो फिर ऐड होंगे। अब कैसे हो ये कि भाई प्राइवेट डाटा जो आपका बैंक बैलेंस अपडेट हो रहा है वो डाटा आपका सेफ रहे, और बस जब प्राइवेट अपडेट हो जाए डाटा या ये थैंक यू का मैसेज दिखा रहा हूँ तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के कॉन्टेक्स्ट होते हैं यहाँ पे, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट जो कि कोड के इर्द गिर्द ही घूमता है हमारा, और एक होता है एजेंट या LLM कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमारा प्राइवेट डाटा हम एक्सपोज नहीं करते, सिर्फ वो डाटा एक्सपोज करते हैं जो पब्लिकली हमें अवेलेबल करना होता है। लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कंटिन्यू हो कन्वर्सेशन, क्यों कंटिन्यू हो, ताकि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ हमारी बातचीत चलती रहे। और क्यों चलती रहे, वो इस वजह से इसकी ज़रूरत आन पड़ी क्योंकि हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। और ये हम अब कैसे याद रखवाएं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कि भाई आपने ये याद रखना है या वो याद रखना है। हमारे पास दो तरीके हैं, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरा एजेंट या LLM बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड बेस में सर्कुलेट करता है, एंड एजेंट कॉन्टेक्स्ट वो डाटा जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी एक्सपोज हो। सही है, अच्छा जी। अब हम आते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले लोकल कॉन्टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। लोकल कॉन्टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पूरा आपके पास ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। हम इसी को डिस्कस कर करके अपना कोड लिखेंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेड लोकल कॉन्टेक्स्ट, दिस इज रिप्रेजेंटेड via run context wrapper class and the context property within it। अब आपको ये बात पता है, ये सेंटेंस तो समझ आ गया होगा कि भाई हमारे पास एक रन कॉन्टेक्स्ट रैपर नाम की क्लास होती है, और उस क्लास और ऑफ कोर्स क्लासेस में आपके पास क्या अवेलेबल होता है भैया, नोड मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, पाई प्रोजेक्ट टॉमिल अवेलेबल होता है। क्या बात, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे पास ऑब्जेक्ट में कीज अवेलेबल होती है या एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे पास एक रन कॉन्टेक्स्ट रैपर नाम की क्लास होती है और उसमें एक कॉन्टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एजेंट नाम की हमारे पास क्लास थी, उसमें नेम, इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट गार्डरेल्स, टूल्स नाम के हमारे पास प्रॉपर्टीज कह लें आप या एट्रीब्यूट्स कह लें, आर्ग्यूमेंट्स कह लें, कुछ भी कह लें, वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए भैया? सबसे पहले यू कैन क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ही बात हो रही है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है। अ कॉमन पैटर्न इज टू यूज डाटा क्लास और पाइडेंटिक मॉडल। ये पाइडेंटिक नई नई चीजें या देखी देखी लग रही है?
हमने लास्ट क्लास में पाइडेंटिक को डिस्कस किया था कि आपकी बहुत सारे फीचर्स में से एक फीचर पाइडेंटिक ये देता है कि आपका स्कीमा मतलब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाता है और वैलिडेशन भी अपने बिहाफ पे ये करता है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पाइथन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। मैंने एक पाइथन का ऑब्जेक्ट बनाया, किसको यूज करके? पाइडेंटिक को यूज करके। मैंने लिखा क्लास। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑफ कोर्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए तो क्लास जरूरी होती, तो मैंने क्लास बना दी, क्लास यूजर इन्फो। अब क्योंकि क्लास है तो राउंड ब्रैकेट्स या इनहेरिटेंस होगी, ऐसे ही मेरा कोड समझ जाएगा कि भाई पाइडेंटिक यूज करना है। इनहेरिटेंस में क्या लिखूं? बेस मॉडल। अब बेस मॉडल मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। जिनको नहीं पता बेस मॉडल, वो मैं सबसे ऊपर आया और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अच्छा, इस पाइडेंटिक को अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। जब आप OpenAI एजेंट्स का जब पैकेज डाउनलोड करते हैं ना, UV एड OpenAI एजेंट्स, तो पाइडेंटिक खुद ही डाउनलोड हो जाता है, आपके पास खुद ही इंस्टॉलेशन पैकेज में बन के आ जाता है। ठीक हो गया, तो मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अब इनहेरिटेंस यहाँ पे हुई। अब मैं ये टेक्निकल अल्फाज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है। इनहेरिटेंस क्यों? क्योंकि जब भी चाइल्ड क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में किसी दूसरी क्लास का नाम हो तो वो चाइल्ड क्लास बन जाती है और ये पेरेंट बन जाती है। इनहेरिटेंस से होता क्या है? जो भी पेरेंट क्लास में फीचर्स होंगे वो चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पाइडेंटिक ने अपने पास बेस मॉडल नाम की क्लास बनाई होगी कुछ इस तरह, और उसमें उन्होंने पूरी इंप्लीमेंटेशन लिखी हुई होगी। बल्कि मैं आप ये जहाँ देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये हम पाइडेंटिक के कोड में आए तो देखिए ये पाइडेंटिक ने क्लास बेस मॉडल लिखा हुआ है और फिर इन्होंने ये पूरी इंप्लीमेंटेशन की हुई है कि किस तरह यहाँ पे इन्होंने ये सारी फंक्शनैलिटीज बनाई है। ये देखें इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ वापस। क्लास यूजर नेम, सॉरी क्लास यूजर इन्फो बेस मॉडल में इंफॉर्मेशन में क्या करता हूँ? सिंपल, एक अदद यूजर आईडी रखता हूँ, मेरे यहाँ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन उसकी टाइप, यूजर आईडी की टाइप इंटीजर या फिर स्ट्रिंग, दोनों हो सकती है, मैंने इंटीजर रख लिया। आपको दोनों रखना है। आप यूनियन लगा के, या जिसको कहते हैं पाइप ऑपरेटर, पाइप आपने लगाया और यहाँ लिख दिया str मतलब स्ट्रिंग, यानी ये यूजर आईडी इंटीजर भी हो सकती है एंड स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोवाइड कर दी, नेम। अब ऑफ कोर्स नेम किस में होगा? स्ट्रिंग में होगा, तो मैंने यहाँ str लिख दिया। नथिंग रॉकेट साइंस, ये चीज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम पे जावास्क्रिप्ट में भी एंड अभी पाइथन में कुछ टाइम पहले भी बहुत देखी। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है भाई? यू क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट, कॉमन इज टू यूज डाटा क्लास। अब डाटा क्लास भी हम देख लेंगे, बहुत आसान है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है बट काम आपका डाटा क्लास से भी हो जाएगा। और अब पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, नाइस। यू पास दैट ऑब्जेक्ट टू द वेरियस रन मेथड्स, एग्जाम्पल रनर डॉट रन, कॉन्टेक्स्ट वॉट एवर। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको क्या, इसका ये क्या कहना चाह रहा है। क्लास मैंने बना ली। ऑफ कोर्स क्लास खुद से तो कुछ होता ही नहीं है। क्लास के लिए क्या चीज जरूरी है? ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया? फॉर एग्जाम्पल यूजर नाम ही लिख लिया मैंने, या कुछ यूजर लिख लिया, चलिए फिलहाल के लिए, इज इक्वल्स टू यूजर इन्फो की क्लास को मैंने यहाँ कॉल किया, इनिशिएट किया। एट्रीब्यूट्स, कीवर्ड, आर्गुमेंट्स के साथ में इसका नाम लिखूंगा। सबसे पहला आर्गुमेंट है इसका यूजर आईडी, तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी में लिख लिया, ये इंटीजर स्ट्रिंग दोनों हो सकते हैं, मैंने लिख लिया इस तरह से। कॉमा लगाया। दूसरा आर्गुमेंट या प्रॉपर्टी इसके पास है नेम की, यहाँ मैंने लिख लिया अली। ठीक है, अपना नाम मैंने लिख दिया। नथिंग रॉकेट साइंस, ये भी हमने देखा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ तक थोड़ा सा पहुंच गए।
फिर ये कह रहे भाई क्लास बना लो, ऑफ कोर्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, वो भी बना लिया। नाउ सेकंड चीज ये है कि इसको अपने रनर्स में पास करो। रनर हमने देखा है जो हमारे एजेंट को एग्जीक्यूट करता है। अभी जल्दी से काम कर लेते, रनर बना लेते। मैंने लिखा पहले जो ऊपर है उसको मैं कमेंट आउट कर दूं। अच्छा कमेंट ही आउट है, कमेंट आउट है, ओके नाइस। यहाँ मैंने लिखा अपना एज, फॉर एग्जांपल पर्सनल एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट नेम एजेंट, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में मैंने लिख दिया यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमने देखी हुई हैं। अब आते हैं अपने एसिंक डेफ मेन अवेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन। ठीक हो गया। रनर डॉट रन में सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एजेंट का नाम, पर्सनल एजेंट लिख लिया मैंने यहाँ पे लिख लिया व्हाट इज माय नेम। ठीक हो गया। और सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया, रन कॉन्फिग पास कर दिया। ठीक हो गया। अब एक काम क्या करता हूँ मैं, इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट रिच डॉट प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक हो गया। इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर डबल इज इक्वल्स टू मेन, तो क्या करो भैया, एसिंक आईओ डॉट रन। एसिंक आईओ क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये फंक्शन है ये एसिंक्रोनस है, और यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन का नाम पास कर दिया राउंड ब्रैकेट्स के साथ। ओके जी, सिंपल एग्जीक्यूशन, कुछ भी नहीं किया मैंने, वो काम किया जो सिर्फ हम पहली क्लास से करते थे। अभी इसमें कॉन्टेक्स्ट का कोई काम नहीं किया, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ये दो काम किए। ठीक हो गया। अब एक ज़रूरी चीज़, अब इसको मैं चलाऊंगा, आपको पता है उसने कहना है कि भाई मेरे पास आपके नाम की कोई ही इंफॉर्मेशन नहीं है, uv run main डॉट py। ठीक हो गया, उसको मैंने चला भी दिया, मीनवाइल वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी कॉन्टेक्स्ट का कोड यहाँ पर है, मैंने ये लिख दिया, चलें आपके लिए कमेंट्स में लिख दूंगा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ठीक हो गया, कॉन्टेक्स्ट बन गया। यहाँ पे आप लोग जाते जाते ये भी देख लें कि भाई मैं एक एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई हैव नो मेमोरी ऑफ पास्ट कन्वर्सेशन, देयरफॉर आई डू नॉट नो योर नेम, वुड यू लाइक टू टेल मी। इसका मतलब उसको मेरा नाम नहीं पता, और यहाँ उसने तो बता दिया कि भाई मेरे पास प्रीवियस मेमोरी याद रखने का कोई भी सीन सिनेरियो नहीं है। अब आते हैं अपने डॉक्स में। हमने क्या किया, पाइथन का क्लास बनाई, पाइथन का ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पास करेंगे कहाँ, अपने रन मेथड में। नंबर, अब सोच, सुनने वाली चीज़ गौर से, हमारे जो रनर्स होते हैं, अभी तक आपने क्या देखा कि रनर आपके क्या कर रहे थे, एजेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एजेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे। एजेंट का, रनर्स का एक दूसरा काम भी होता है। एजेंट रनर्स आपके डुअल पर्पस होते हैं। ठीक है, रनर्स का दूसरा काम क्या होता है, आपके कोड को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना। सही है। आपके जो रनर्स होते हैं, ये रनर्स है ना आपके, ये आपका रनर है जिसमें आज तक आप एक एजेंट पास करते थे, एक यूजर इनपुट पास करते थे और एक कॉन्फिग पास करते थे। ये आपका क्या है भैया, रनर है। आज तक आप ये काम करते थे। अब रनर्स क्या करते हैं, आपके कोड को, यानी लोकली आपके कोड को कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह करते हैं, अभी हम देखते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन में आया, आपके पास ये सारी एग्जांपल बनी हुई है यहाँ पे।
ये रहा आपका रनर। यहाँ पे आपको पता था स्टार्टिंग एजेंट क्या होता है। आप जो एजेंट लिखते थे ना आज तक, आप वहाँ स्टार्टिंग एजेंट भी लिख सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स के साथ। इनपुट लिखते थे आप, हम डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करते थे, आप इनपुट का कीवर्ड भी पास कर सकते हैं। जो एक नई चीज अब आपके लिए है वो क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट की ये कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर जो है वो आप लोगों के लिए न्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट और आपके ऑब्जेक्ट का नाम। ये क्या चीज है भैया, कॉन्टेक्स्ट यानी आपके रनर की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या पास हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यूजर इन्फो। अब ढूंढते हैं यूजर इन्फो कहाँ पर है। हमने स्क्रॉल किया, ये रहा यूजर इन्फो। यूजर इन्फो वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या चीज है, एक पाइथन की क्लास को इनिशिएट कर रहे हैं या इंस्टेंस बना रहे हैं और नेम और यूजर आईडी को पास कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं ये लोग भी, डॉक्यूमेंटेशन वाले भी, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने भी पाइथन की एक क्लास बनाई और उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाया। डॉक्यूमेंटेशन में भी पाइथन की एक क्लास का इंस्टेंस है और ये यूजर इन्फो की क्लास का है। आप बोलेंगे भाई क्लास तो है ही नहीं, भैया क्लास ये रही क्लास। बस डिफरेंस एक छोटा सा ये है, हमने पाइथन से बनाया, इन्होंने डाटा क्लास से बनाया। बाकी देखिए सर हर चीज वही है, क्लास यूजर इन्फो, नेम की टाइप स्ट्रिंग, यूजर इन्फो, यूजर आईडी की टाइप इंटीजर। तो यहाँ पे हम पाइथन से बना रहे हैं, हम डाटा क्लास से भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। हम अभी कंटिन्यू पाइथन से ही करते हैं। मैं आ गया अपने रनर्स में, कॉन्टेक्स्ट यूजर इन्फो, मैं भी पास कर देता हूँ भाई। मैं अपने रनर की क्लास में आया, कहीं भी किसी भी जगह पे आप एक कॉमा लगाएं, देन एक कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट, ये मेरे रनर की क्लास है। देखिए इंटेलिजेंस में भी आ गया, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मेरे ऑब्जेक्ट का नाम। मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, यूजर। या मैंने कॉपी किया इस यूजर को, प्रोवाइड कर दिया। ये है मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट। क्या है ये मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट। किस तरह से हुआ, अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो कोड में तो मैंने लिख दिया है कि कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे बॉक्स में भी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ भी देख लें, क्रिएट अ पाइथन क्लास, मेक एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब आपको सब पता है इंस्टेंस क्या होता है। क्लास बनी, इंस्टेंस बना, पास इट टू रनर डॉट रन, पास इट टू रनर डॉट रन। रनर डॉट रन क्या है, जो आपने नीचे एग्जीक्यूट किया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया, यहाँ मैंने लिखा पास इट टू रनर डॉट रन विथ कॉन्टेक्स्ट की। चलिए ये भी लिख दिया, सही है। अब क्या होगा, ये क्या है, मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट है। क्या चीज़ है ये, लोकल कॉन्टेक्स्ट है। मैंने पाइथन की क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ये काम हमने बहुत दफा किया, आज भी कर लिया। फिर अभी जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यू चीज मैंने जो की है, जो एक नई चीज की है, वो रनर्स में अपना ये कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर पास किया, कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पास की है और अपने ऑब्जेक्ट का यहाँ वेरिएबल पास किया। बस एक ये नई चीज है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ मेरे पास प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है व्हाट इज माय नेम। क्या अब मेरे और यहाँ मेरे नेम, मेरे ऑब्जेक्ट में ये नाम भी है। क्या अब मेरे LLM को जब मैं पूछूंगा वो भी रन मेन डॉट py करके, क्या मेरे, सोच के बताइएगा, क्या मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अब मेरा नाम पता होगा? गौर से सुनो, मैंने क्लास बनाई, क्लास का इंस्टेंस बनाया, बहुत दफ़ा बनाया, आज भी बना लिया। एक नई चीज़ ये की कि यहाँ पे जो मेरे रनर्स होते हैं वो ड्यूअल पर्पस होते हैं। क्या होते हैं?
ड्यूअल पर्पस, मतलब मेरे एजेंट को तो चलाते हैं, मेरे लोकली कॉन्टेक्स्ट को भी सर्कुलेट करते हैं। लोकल कॉन्टेक्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल नहीं होता। मैंने यहां से पूछा मेरा नाम, क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल मुझे मेरे नाम का जवाब देगा? यस और नो? सोच के बताएं, नो जल्दबाजी। क्यों? उसको नहीं पता, एजेंट को नहीं पता कि मेरा कॉन्टेक्स्ट में नाम क्या है। ठीक है, क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूं। सॉरी, नहीं, वो तो बात की बात है, अभी का बात है भाई। अभी अगर मैं पूछता हूं अपने एजेंट को कि मेरा नाम क्या है, मुझे जवाब मिलेगा? जवाब तो मिलेगा ऑफ कोर्स। क्या उसको मेरा नाम पता होगा? सोचो जी, बताएं, थोड़ा जोर से बताओ। एजेंट रन होगा तो कॉन्टेक्स्ट भी जाएगा, तो मेरा नाम का जवाब आएगा नहीं आएगा? आएगा। अभी देख लेते हैं इसको चलाइए। इसको मैंने क्या uv run main.py, या हो क्या रहा है, मेरे पास मैंने क्लास बनाई, उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, और अभी मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में रनर्स में कॉन्टेक्स्ट पास किया। रनर्स मेरे होते हैं डुअल पर्पस। डुअल पर्पस किस तरह से? रनर्स एक तो एजेंट चलाता है, जो हम पहली क्लास से देख रहे हैं। दूसरा काम ये काम लोकली ये भी करता है कि मेरे कोड में मेरी इंफॉर्मेशन को फैलाता है, मेरे कॉन्टेक्स्ट को लोकली सर्कुलेट करता है। ठीक है, हमने देखा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट यहां हो गई। कौन सी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट हुई? लोकल कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अवेलेबल नहीं होती। ये लिखा एक जगह, ये लिखा, और एक और जगह लिखा है। अच्छा, मैं एक और जगह लिखा है, पहले हम इसको वैलिडेट कर लें। अच्छा, ये एडवांस चला गया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मेरा लोकल, अब आप लोगों ने कहा कि भाई ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ये क्या है भैया? लोकल कॉन्टेक्स्ट है। आप लोगों ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरी भी सुन लो, डॉक्यूमेंटेशन की भी सुन ले। लोकल कॉन्टेक्स्ट मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल नहीं होता, और ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब क्या इसको मेरा नाम पता होगा? अच्छा, सबका इनपुट फीडबैक वेलकम है जी, प्लीज। कॉन्टेक्स्ट पास कैसे होगा वो नहीं, मैं अभी इस सिचुएशन पे जिस स्टेज पे हमें वो बता, नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी मेरे नाम का जवाब दे देगा? तो वो कहेगा हाँ भाई मेरा नाम अली जवाद है। कितने लोग कह रहे हैं सही से हैंड रेस करें ताकि मुझे दिख सके? हैं अच्छे खासे लोग हैं, नाइस। आते हैं टर्मिनल पे। नहीं देगा जवाब, क्यों नहीं देगा? बात ही नहीं किया अभी। I do not have access to your personal information, नहीं देगा, so I don't know your name. दोबारा चला लेते भैया, चला लिया दोबारा, कोई बात नहीं। जिन्होंने कहा होगा वेरी नाइस, एटलीस्ट हैव योर से। आप लोगों को अगर पहले से ही सब आता तो आप लोग यहाँ आते क्यों? दोबारा चलाया, I am an AI and do not have access to your personal information, therefore I don't know your name, so you have not told me जो भी।
मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मुझे मेरे नाम का जवाब नहीं दिया। क्यों? एक सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है भैया, ये एक लोकल कॉन्टेक्स्ट है। लोकल कॉन्टेक्स्ट कभी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल नहीं होता। जिन्होंने कहा था ना मेरा नाम आ जाएगा, वो शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि मेरा रनर्स को जब मेरा रनर जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो एजेंट जा रहा है, तो शायद उन्होंने ये समझा होगा कि भाई जब रनर एग्जीक्यूट हो रहा है, आज तक उसको ये पता था कि मेरा एजेंट कौन सा है। यानी अगर जो अभी हमने टेक्निकल डिस्कशन की, अगर मैं वो वोकैबुलरी इस्तेमाल करूं, तो आज तक जब रनर्स को ये पता था कि मेरा फर्स्ट एजेंट कौन सा है, रनर्स को जब ये पता था कि मेरी यूजर की क्वेरी क्या है, तो जाहिर सी बात है मेरे रनर्स को फिर ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट में क्या भेज रहा हूं। तो यहां पे अगर आप लोगों की ये थिंकिंग थी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अपना दिमाग चलाया, एटलीस्ट हैव योर से। लोकल, ये है आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब जब मैंने भी इस चीज को शुरू में देखा था ना, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि मेरी भी थॉट यही वाली थी कि भाई जब रनर्स पे सब जा रहे हैं तो ये भी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये चीज आपको लाइफ टाइम याद रखनी पड़ेगी। जब भी मेरे रनर्स में कॉन्टेक्स्ट की इस तरह पास होगी, इट मीन्स वो मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट है। वो क्या है? मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट है। एंड बिकॉज ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज दिस इज अ लोकल कॉन्टेक्स्ट, द लोकल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अब ये अवेलेबल कैसे होगा? द लोकल कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल इन आवर कोड। ये लिखा है यहाँ पे, इसने आज हमने डॉक्यूमेंटेशन वाला ही सब किया, हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया। यू कैन क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट, क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, रनर ने उसको पास किया। भाई ये कह रहा था ना, यू कैन पास ऑब्जेक्ट टू वेरियस रन मेथड्स लाइक रनर डॉट रन। आपके सामने मैंने यहाँ पे पास कर दिया, अपने रनर में कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे ये की बता रहा है। वॉट एवर का मतलब है जो मेरा ऑब्जेक्ट है। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था यूजर, ये मैंने पास कर दिया। अब ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों को टर्मिनल पे ये रिस्पॉन्स लिखे, इसलिए मैंने ये चलाया और ये बात की मैंने। अब ये अवेलेबल कहाँ पर है? ठीक है, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक तो पहुंचा नहीं, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक तो ये पहुंचा नहीं। अब ये अवेलेबल कहाँ पर है? ये अवेलेबल कब होगा? ऑल योर टूल कॉल्स, लाइफ साइकिल हुक्स विल बी पास अ रैपर ऑब्जेक्ट। चाहे आप टूल कॉल कह लें, ऑफ कोर्स टूल कॉल में भी होता है, हैंड ऑफ्स में भी अवेलेबल होता है, और लाइफ साइकिल मेथड्स जो हम आगे चल के देखेंगे वहां भी अवेलेबल होता है। किस तरह अवेलेबल होता है अभी मैं बता देता हूं। आपने फंक्शन कॉल पढ़ा, फंक्शन कॉल आप किस तरह करते थे? @function _ tool, इसी तरह करते थे। नीचे फिर आप अपना फंक्शन बनाते थे, डेफ, गेट वेदर, गेट करंट लोकेशन, ब्रेकिंग न्यूज, जो भी। फिर आप क्या करते थे? पैरामीटर्स पास करते थे उस फंक्शन में। पाइथन का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो, हर कोई अपने पास पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। उस पैरामीटर में एक प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम मेरे पास होगा रैपर या कॉन्ट, नाम कुछ भी हो सकता है। उसकी टाइप होगी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। क्या टाइप होगी उसकी मेरे पास? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। जैसे मैंने यहाँ पे जल्दी से बना लिया, @function _ tool, def get user info। एक सेकंड जी रिमूव हो गया। कर दिया। और यहाँ पे
इसको मैंने फिलहाल के लिए पास कर दिया। पास मतलब इसको बाईपास कर दो, इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी के लिए नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने काम कर दिया अपना, फंक्शन अंडरस्कोर टूल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मेरा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो मेरे कोड में अवेलेबल होता है। कहाँ अवेलेबल होता है? कोड में। मेरे कोड में तो बहुत सारी चीजें, कोड में भी कहाँ पर? वो मेरे फंक्शन टूल्स हो सकते हैं, टूल कॉलिंग हो सकती है, हैंड ऑफ्स हो सकता है, वो क्या हो सकता है? मेरा एजेंट लाइफ साइकिल हुक हो सकते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट डॉक्यूमेंटेशन में तो हमने बता दिया। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा अपने फंक्शन कॉल, हमने ये पढ़ा है तो हम इसको देख रहे हैं। पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका नाम रख दिया कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। आप अक्सर डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे इसका नाम या तो कॉन्टेक्स्ट है या रैपर है। ठीक है, क्या है? कॉन्टेक्स्ट है या रैपर है। अब मैंने इसका नाम रख दिया कॉन्टेक्स्ट कॉलन, इसकी एक टाइप होगी क्या? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। कहाँ लिखा है भाई? ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है। इसको मैंने यहां से किया कॉपी और यहां पे लाके कर दिया पेस्ट। इसकी एक टाइप होगी जो कि मेरा ये यूजर इन्फो होगा। ठीक है, अच्छा इसको इंपोर्ट नहीं किया मैंने। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर मेरा इंपोर्ट होगा एजेंट्स के मॉड्यूल से। कहां से इंपोर्ट होगा? एजेंट्स के मॉड्यूल से। यहां पे मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब जब मैं रिटर्न करवाऊंगा ना, तो मैं अपने इस रैपर को रिटर्न करवा सकता हूं। अब क्या होगा? अब डॉट्स को कनेक्ट करें। कोड तो आप लोग एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट बन जाएगी। कॉन्सेप्ट समझे। सॉरी, मैंने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या सवाल पूछा, वो सब आपको बैकग्राउंड आपको पता है। मैंने क्या किया? क्लास बनाई, इनिशियलाइज किया, लोकल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पास किया। अब लोकल कॉन्टेक्स्ट कहाँ अवेलेबल होता है? कहाँ अवेलेबल होता है? मेरे कोड में। कोड में भी एग्जैक्टली कहाँ? फिलहाल के लिए मेरे फंक्शन कॉल में। यहां मैंने इसको अवेलेबल कर दिया। ठीक है, हो गया अवेलेबल। अब क्या हुआ? जब मैंने इस कोड को चलाया, सॉरी, इस कोड को जब मैंने लिखा, तो यहां पे यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया। ये न्यू चीज है। ये क्या है? न्यू चीज है मेरे पास। अब ये समझा कोड कैसे चलेगा। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की एक क्लास होती है, इस क्लास की भी एक टाइप होती है। मेरे पास ये क्लास कहां से आ रही है? एजेंट्स के फ्रेमवर्क से। कहां से आ रही है? एजेंट्स के फ्रेमवर्क से। इसकी भी एक टाइप होगी जो कि मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जो मैंने बनाया, जो कि क्लास होगी जो मैंने बनाया। सही है? यहां पे ऑफ कोर्स ये आप देख के भी पता लगा सकते हैं। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास जो कि एजेंट्स के मॉड्यूल से आ रही है, इसकी टाइप डिफाइन करने का एक सिंटैक्स होता है। आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और अपनी क्लास का नाम। इट मींस रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, जो डॉक्यूमेंटेशन बोल रही थी कि भाई लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है कहाँ? रन कॉन्टेक्स्ट के रैपर में। रन कॉन्टेक्स्ट के रैपर में मैंने यहाँ पे अपनी क्लास भी पास कर दी। अब जब मैंने अपनी क्लास पास की तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इट मींस ये चीज उठ के यहाँ आ गई। अब ये कोड कैसे चलेगा? अब फंक्शन कॉलिंग के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में लाएं। व्हाट इज माय नेम? ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं है। है कि नहीं है? नहीं है। जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो वो क्या करते हैं? फंक्शन कॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं? फंक्शन कॉलिंग करता है। और अब जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो ये देखेगा कि भाई यहाँ पे रैपर की क्लास है और उसमें ये रिटर्न हो रहा है। अब मैं इसको फंक्शन कॉलिंग है तो एजेंट में टूल्स के पैरामीटर में मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा रैप। ये सारा कॉन्सेप्ट घूम फिर के कोड में इस तरह चल रहा है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, आपके पास रैपर का ऑब्जेक्ट होता है और उसमें कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है। यहां लिखा ये क्लास है विद इन अ कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी विद इन इट। अब जब मैं चलाऊंगा तो ये चीज चल जाएगी। ठीक है, तो ये कोड इस तरह से जो मैंने क्लास बनाई
अपने नीचे रनर्स में अवेलेबल किया उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट के जरिए, फिर वो पूरी घूम के मेरे फंक्शन कॉल को मिल रही है। मेरे फंक्शन कॉल मैंने एजेंट को दिया और एजेंट से मुझे रिस्पॉन्स आ गया। तो ये था मेरा क्या चीज़ भैया, लोकल कॉन्टेक्स्ट। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ है। ये कोड जो शुरू से लेकर अब तक हमने किया है, आपको इसका सब गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस करें, होमवर्क मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। आपने सिंपल क्लास बना के टूल कॉल के जरिए जो हमने कोडिंग की है, इसी के जरिए आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।